हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें हमारा हैंडसम हीरो फेमस सुपरस्टार है, लेकिन किसी रीजन की वजह से उसे एक सिली गर्ल के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती है, जिसे मॉडर्न पीरियड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके आई होती है। तो यहाँ पर इस फेमस स्टार को इस सिली गर्ल के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो कि एक्चुअल में काफी फनी सीन्स भी थे। तो ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हीरो भी काफी ज्यादा हैंडसम है। तो फिर बिना किसी देरी के ड्रामे की ओर बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ड्रामे की शुरुआत में हमें ओल्ड पीरियड का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस जिंग जिस शादी हो रही होती है एक ओल्ड किंग से, जो काफी एजेड दिख रहा था, लेकिन प्रिंसेस जिंग उससे किसी मजबूरी की वजह से शादी करी हुई है। तो यहाँ पर एक्चुअल में उसका कुछ और मिशन होता है। उस किंग से सब लोग बहुत ज्यादा तंग होते हैं, वो जुल्म करता था। तो इस वजह से प्रिंसेस ने यही सोचा था कि वो मैरिज डे पर ही उसको मार डालेगी और इसके लिए वो नाइफ निकालती है, बट किंग अपने आप को बचा लेता है। सोल्जर उसे पकड़ लेते हैं। किंग को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसकी ये जरूरत, इसे मार डालो और इसकी गर्दन ही उड़ा दो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब उसे मारने ही लग रहे होते हैं कि इतने में हमारा हीरो, जो कि एक सोल्जर होता है, शिन आ जाता है और प्रिंसेस जिंग की जान बचाता है। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। वो उसे लेकर भाग रहा होता है, बट प्रिंसेस जिंग देखती है कि एरो शिन को लगने वाला है, तो वो सेंटर में आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। और इस तरह अब वो तड़प रही होती है। सोल्जर बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो यहाँ पर प्रिंसेस उसे कहती है, मेरी लास्ट विश है कि तुम इसे मार डालना, यही मेरी विश है। एंड उसके बाद वो मर जाती है। तो यहाँ पर अब उसकी आंख खुलती है। वो एक मॉडर्न पीरियड होता है जहाँ पे वो हैरान होती है कि मैं बच कैसे गई। एक्चुअल में इस न्यू पीरियड में उसका नाम जो होता है। तो यहाँ पर वो हैरान होती है, मैं मरी नहीं। और उसके बाद उसे एक लड़का पूछ रहा होता है कि तुम ठीक तो हो, क्योंकि ये एक्सीडेंट हुआ था तो ड्राइवर काफी परेशान था। लेकिन वो उसे कहती है, ये तुमने किस तरह के क्लॉथ पहने हुए हैं और तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो, मैं प्रिंसेस हूँ। यहाँ पर वो हैरान होता है और इतने में कार से वो फेमस स्टार जोंग सुक निकलता है और कहता है कि क्या ये ठीक है। तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो सेम टू सेम सोल्जर शेन की तरह होता है। वो उस जैसा दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ये मॉडर्न पीरियड होता है। तो वो उसके क्लॉथ्स देखकर कहती है, ये तुमने किस तरह के क्लॉथ पहने हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। और हम दोनों कैसे बच गए, हम दोनों ये कहाँ पर हैं। तो असिस्टेंट, जो कि जोंग सुक का पर्सनल असिस्टेंट चेन है इसका नाम, वो बताता है कि तुम किस पीरियड की बात करी हो, ये तो 2023 है, जिसपे वो काफी हैरान होती है। और यहाँ पर अब जोंग सुक कह रहा होता है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तुमने सही से ड्राइव नहीं किया, तो इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। वो कहती है वही हॉस्पिटल जो कि पैलेस में है। वो लोग उसकी बातों से बहुत हैरान हो रहे होते हैं। तो वो उसे क्वीन कह के कहता है कि तुम मुझे अपना सेलफोन ही दे दो, हमें देर हो रही है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचना है। तो वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस चीज की बात कर रहे हो। तो वो सेलफोन निकालता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये आखिर क्या चीज है। अब यहाँ पे जोंग सुक कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है, तो तुम इसे हॉस्पिटल ले जाना। वो उसे कार में लेकर जा रहे होते हैं कि हम इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन इतने में वहाँ पर एज यूजुअल चाइनीज ड्रामा में हीरोइन की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर आ जाती हैं। वो लोग उससे कहते हैं, जो तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें हम फाइंड कर रहे थे। वो कहती है, आखिर तुम लोग हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह टच करने को। वो अभी भी अपने आप को प्रिंसेस समझ रही हो। तो वो कहती है, ज्यादा प्रिटेंड मत करो, क्या तुम भूल गई हो मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। वो उसका हैंड को टच करती है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम तो कह रही थी तुम्हें फीवर है, तुम तो बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हो। वो लोग उससे बदतमीजी करे होते हैं। असिस्टेंट चेन उन्हें रोकता है और फिर जो से पूछता है तुम ठीक तो हो, और उसे याद आता है जिस गर्ल की बॉडी में उसकी सोल आई, उस गर्ल का नाम जो था और जो की स्टेप मॉम उस पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी, उसे हिट कर रही होती है। तो उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह वो उनसे जान बचा के भी भाग रही। वो कहती है, अच्छा तो इस पीरियड में मैं जो हूँ और ये दोनों इस जो लड़की को बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। तो यहाँ पे स्टेप सिस्टर कहती है, तुम ये क्या बात कर रही हो, हम तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है। तो स्टेप सिस्टर तो हैरान हो जाती है कि इसे क्या हो गया है। तो यहाँ पर वो प्रिंसेस की तरह कहती है कि तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है, तुम्हें मैं पैलेस ले जाऊंगी, वहाँ पे तुम्हें पनिशमेंट होगी। अब यहाँ पे जोंग सुक कहता है, उसे काफी देर हो रही, वो आगे बढ़ता है और कहता है कि ये लड़की आप लोगों के साथ नहीं जाना चाहती है, आप लोग इतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो स्टेप सिस्टर उसे पहचान लेती है और कहती है, तुम तो फेमस स्टार जोंग सुक हो ना। वो उसे इंस्पायर हो रही होती है। तो यहाँ पर चंद बीच में आ जाता है। वो सोचता है कि इससे पहले यहाँ पे भीड़ लगे, तो वो जोंग सुक को कार में बैठने का कहता है। स्टेप सिस्टर काफी ज्यादा इंस्पायर दिखाई दे रही होती है। चैन उसे नहीं मिले दे रहा होता है। तो यहाँ पे जोंग सुक जो को कहता है कि मुझे काफी देरी हो रही है, हमें जल्दी से जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भीड़ लग सकती है। तो इतने में वो उसे लेकर जा रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे पे स्लिप हो जाते हैं, जहाँ पर जो उसके ऊपर गिरी भी होती है। तो यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं, उनकी पिक्चर्स को कैप्चर करने लग जाते हैं। और यहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं कि हम आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी देर से वेट कर रहे थे न्यू ड्रामा के लिए। सब लोग समझते हैं वो इसकी इतनी क्लोज है, क्या ये इसकी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर जो बहुत ज्यादा इन कैमरास को देखकर डरने लग जाती है। वो कहती है, ये किसी किस्म का
वेपन है, क्या ये न्यू टाइप का वेपन है? वो तो उसे हगी कर लेती है। तो यहाँ पर जंगसुक के लिए स्कैंडल बनने लग जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है जो कि हिडन थी, ये उसे इस तरह अटैच हो रही है और उसके इतने क्लोज है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तो अभी इसे रोड से मिला हूँ। तो यहाँ पर जो आगे बढ़ती है वो कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम इस तरह झूठ क्यों बोल रहे हो। यहाँ पर स्टेप सिस्टर भी हैरान हो जाती है ये सब कुछ क्या हो रहा है और उसकी सिस्टर इतने फेमस स्टार से किस तरह अटैच हो सकती है। चैन उन्हें कहता है कि वो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस बारे में सारी बात करेंगे। अब यहाँ पे जो जंगसुक को कहती है कि मुझे मेरे पैलेस लेकर जाओ। वो कहता है लगता है तुम पागल हो गई हो, अभी तुम कार में बैठो, उसके बाद बात करेंगे। वो उसे कार में अंदर धकेलता है और खुद उसके साथ बैठता है। वो कहती है ये बग्गी तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। वो कहता है लगता है ये लड़की वाकई में पागल है। अब यहाँ पर स्टेप सिस्टर बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है कि देखो जो इतने फेमस स्टार की कार में बैठ के चली गई। अब वो उसे अपने घर ले आता है। उसका घर देखकर वो कहती है तुम्हारा पैलेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, फर्नीचर काफी ज्यादा चेंज सा है। यहाँ पे जंगसुक उसे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए था। वो कहती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? वो कहता है अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कितना कंपनसेट करूँ। तो वो कहती है आर यू मैड, मैं एक प्रिंसेस हूँ, तुम क्या मुझे कंपनसेट करोगे? लोगों को मेरी जरूरत होती है। वो कहता है फिर तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो ये कंट्री कौन सी है और गवर्नमेंट ऑफिस कहाँ पर है और करंट किंग इस टाइम का कौन है। वो हैरान होता है और कहता है तुम क्या समझ रही हो, तुम वाकई में प्रिंसेस हो क्या, तुम टाइम ट्रेवल करके आई हो? वो कहती है हाँ मैं प्रिंसेस जिंग हूँ, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? और ये तुमने टाइम ट्रेवल की बात क्या की है? वो मन में सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में टाइम ट्रेवल करके आई है। वो कहता है चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वो अपना लैपटॉप उठाता है। वो कहती है ये क्या चीज है? वो कहता है ये कंप्यूटर है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी, तुम खुद क्लियरली दे सकती हो। तो वो उसे दिखाता है कि ये 2023 है और कहता है जिस पीरियड की तुम बात करी हो वो 2000 ईयर ओल्ड पीरियड है और गवर्नमेंट ऑफिस उस वक्त हुआ करते थे और प्रिंसेस और किंग वगैरह की स्टोरीज भी उस वक्त हुआ करती थी। जो ये पीरियड है इसमें सब लोग इक्वल हैं, इसमें कोई स्लेव और किंग टाइप की कोई चीज नहीं है। वो कहती है इसका मतलब मैं 1000 ईयर्स बाद यहाँ पर आई हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो कहती है तुम मेरे पीरियड को जरा सर्च करो। वो किंग का नाम बताती है तो वो उसे सर्च करता है तो वो बता देता है कि 278 बीसी में उस किंग की डेथ हो चुकी थी। वो कहती है तुम प्रिंसेस जिंग के बारे में इसमें पता करो। तो वो उसके बारे में टाइप करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आती है कि वो 56 ईयर्स की होकर मरी। तो वो बहुत खुश होती है और कहती है इसका मतलब मैं अपने पीरियड में मरी नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो सोचती है सोल्जर शेन भी जिंदा ही होगा ना। इतने में फोन बजता है तो उसकी वॉल्यूम से वो बहुत बुरी तरह डरती है और कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो कहता है ये सेलफोन है। तो यहाँ पर उसके असिस्टेंट चेन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि तुम फिर से सर्च पर हो, तुम ट्रेंडिंग कर रहे हो, हर कोई तुम्हारे रिलेशनशिप की बात कर रहा है और ये हॉट सर्च बन चुका है। तो चेन कहता है अब हम कुछ भी कर ले हम इस बात को क्लियर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो कहता है कि अब इसका एक ही हल रह चुका है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कहती है इस चीज से इंसानों की आवाज क्यों आ रही है, ये क्या चीज है? तो वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता, इससे कम्युनिकेशन होता है। वो हैरान होती है और कहती है क्या बहुत दूर बैठ के भी हम इससे बात कर सकते हैं जैसे लेटर हम लिखा करते थे? इतने में चैन आता है और कहता है कि रिपोर्टर से डील करना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो कहता है ये लड़की अब भी यहाँ है। वो कहता है अभी पीआर कंपनीज की भी कॉल्स आ रही है, वो कह रहे हैं ये ट्रेंड्स को हटाना पड़ेगा, लेकिन सारे फैंस तुम्हारे कमेंट्स में बहुत ज्यादा मैसेज कर चुके हैं, इसे रिमूव करना इतना आसान नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेकर आया हूँ। वो जो को कहता है तुम इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को पढ़ लो। वो से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेती है तो वो उस राइटिंग को देखकर कहती है कि वर्ड्स कितने सिंपल हो चुके हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे, मॉडर्न वर्ड्स काफी सिंपल हैं। चैन हैरान होता है और कहता है किस तरह की बात कर रही है, इसकी एक्टिंग अभी भी खत्म नहीं हुई। उसे पेपर्स लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तुम्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा अब मेरी गर्लफ्रेंड की तरह, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। वो हैरान होती है। वो कहता है तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ फेक है, ये रियलिटी नहीं है। बट वो फिर से उसकी बात नहीं समझती है और ओल्ड पीरियड की बात करने लगती है। चैन अब समझाता है और कहता है क्या तुम इसे नहीं जानती हो, जंगसुक इस वक्त का सबसे बड़ा स्टार है, फैशन इंडस्ट्री में इसका कोई भी मुकाबला नहीं है, इवन की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी। वो कहती है मुझे तो ये बातें समझ नहीं आ रहा। वो उसे कहता है कि वो एक एक्टर है तो वो कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ और एक आम से एक्टर के साथ मैं क्यों गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करूँ। अब यहाँ पे जंगसुक काफी परेशान होता है कि इस लड़की को कैसे समझाए। वो अपने शर्ट के बटन ओपन करता है जिसमें वो एक नेकलेस देती है और पेंडेंट देखकर वो कहती है कि ये मेरा है। वो कहता है तुम पागल हो चुकी हो, ये मेरा है। वो कहती है नहीं ये प्रिंसेस का है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो यहाँ पे जंगसुक कहता है तुम्हें ये चाहिए ना, फिर इसकी एक ही शर्ट है, तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा और प्रिटेंड करना पड़ेगा सबके सामने, फिर ही ये मैं तुम्हें दूंगा। आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और जो मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे डिसोबे नहीं करना होगा। वो कहती है ठीक है मुझे मंजूर है। तो वो उसे कहता है किसी से भी मेरे बारे में कोई बात ना करना। अब यहाँ पे वो कहता है कि ए लिस्ट पार्टी होने वाली है जिसमें अब आपको अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है हम इसे भी लेकर जाएंगे। चैन बोलता है कि इसकी ड्रेसिंग देखो, इसको चेंज कराना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ अब इसी पे वर्क करते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जंगसुक जो को लेकर आता है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए और अपनी टीम को कह रहा होता है कि 1 आवर के बाद मुझे ये चेंज चाहिए। एंड उसके बाद अब टीम स्टार्ट हो जाती है उसका मेकअप वगैरह करने के लिए। एंड उसके बाद अब उसकी ड्रेसिंग की बारी आती है। वो काफी ड्रेस चेंज कर करके आती है बट जंगसुक को उसका कोई ड्रेस भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर वो इरिटेट होने लगती है और कहती है कि आखिर मुझे तुम्हारे लिए इतना चेंज क्यों करना पड़ा है। एनीवेज अब
जंगसुक उठता है और एक सिंपल सा व्हाइट ड्रेस निकाल कर उसे कहता है तुम इसे ट्राई करो। वो पहन के आती है और उसमें वो वाकई सिंपल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। जंगसुक भी उसे देख रहा होता है और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रही हो। फिर वो एक नेकलेस चुनता है और उसे नेकलेस पहना के कहता है कि तुम इसी तरह जाओगी। अब यहाँ पर उस पार्टी में हम देखते हैं जंगसुक के साथ जो हमेशा एक्ट हीरोइन करती है उसका नाम मिमी है। तो मिमी से सब लोग जंगसुक के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। इतने में जंगसुक की कार आती है तो सब रिपोर्टर्स उसके पास आते हैं। तो यहाँ पर वो गर्लफ्रेंड भी उसके साथ होती है। मिमी को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो नीचे उतर के बहुत ज्यादा डर रही होती है क्योंकि वहाँ पे बहुत फ्लैश लाइट्स होती हैं कैमरा की। अब वो आगे बढ़ती है तो सब लोग पूछने लगते हैं कि क्या वाकई में ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम लोगों का रिलेशनशिप कब से चल रहा था और क्या आप आज अनाउंस करेंगे। तो वो सबके सामने अनाउंस कर देता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड जो है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों इकट्ठे रहते हैं। वो उसे आगे बढ़ के लेकर जा रहा होता है कि कुछ अटैकर्स जो पे अटैक कर देते हैं। तो यहाँ पे जंगसुक बहुत परेशान होता है और उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो काफी ज्यादा डर रहा होता है उसका ब्लड देखकर। तो यहाँ पे डॉक्टर भी आके बताता है कि कंडीशन काफी डेंजरस है और उसे ब्लड की जरूरत है और उसका ब्लड टाइप नेगेटिव है। तो यहाँ पर वो कहती है कि ये ब्लड टाइप नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर अब हमें प्रिंसेस जिंग का ओल्ड पीरियड दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने फादर के साथ होती है। उसका फादर उसे बहुत प्यार करता है बट वो उसे शादी के लिए कह रहा होता है। वो कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी, बट वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक लड़का ढूंढ दिया है। अब यहाँ पे एकदम से वो कहती है कि अगर तुम मेरे फादर होते तो तुम मेरे लिए एक अच्छा ग्रूम फाइंड करते। एकदम से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर फादर गुस्से से उसे कह रहा होता है कि तुम्हें अब उठना पड़ेगा, बहुत देरी हो चुकी है। और इतने में ऑपरेट के दौरान ही उसकी जाग हो जाती है। अब यहाँ पे ब्लड की बात हो रही होती है तो यहाँ पर इतने में हीरोइन मिमी आ जाती है और कहती है कि मेरा नेगेटिव ब्लड टाइप है, मैं उसकी हेल्प करूंगी। उसके बाद वो ब्लड दे देती है। तो जंगसुक उसे काफी इंस्पायर होता है, उसकी केयर करा होता है। तो वो उसे कहती है तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बता दो, इसके बदले में तुमने उसकी जान बचाई है। तो वो कहते तुम मेरा थैंक्स करना चाहते हो ना। वो उसका हाथ पकड़ के उससे कुछ मांगने वाली होती है, शायद उसके क्लोज होने के लिए। लेकिन यहाँ पर इतने में असिस्टेंट चैन आ जाता है और कहता है कि उसका ऑपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर डॉक्टर बताता है कि ये डेंजरस सिचुएशन से निकल चुकी है लेकिन होश आने में अभी से काफी टाइम है। चैन उसे ये बात बता रहा था, डॉक्टर ने बताया है। उसके बाद ये सारी बातें सुन रही होती है मिमी बाहर। तो जंगसुक कहता है इसका हर हाल में ख्याल रखना है, मैं इसके साथ रहूंगा, कुछ भी हो जाए इसको हमने बचाना है। एंड उसके बाद मिमी सोच रही होती है कि शायद ये कभी ना उठे। और उसके बाद जंगसुक उसके लिए बैठा हुआ होता है, उसे नींद आ रही होती है, मॉर्निंग हो जाती है। तो यहाँ पर मिमी जंगसुक का केयर कर रही होती है, उसे कोट वगैरह डाल रही होती है उसके ऊपर। वो उसे कहता है तुम अभी तक नहीं गई। वो कहती है कि मैं तुम्हें विजिट करने आई थी। वो कुछ कहने वाली थी लेकिन चैन फिर से आ जाता है तो वो बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर चैन कहता है कि इस मंथ काफी ज्यादा एक्टिविटीज प्रोमोट करनी थी। बाहर मिमी उनकी बातें सुन रही होती। वो उसे कहता है कल भी एक पार्टी तुमने अटेंड करनी है, तुम्हें पता है ना वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उस डिनर को अटेंड कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। तो वो कहता है तुम फिक्र मत करो, इसे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे जंगसुक बाहर निकलता है तो मिमी होती है। तो वो कहती है तुमने मुझे कहा था ना कि तुम मुझे फेवर दोगे, तो क्या उस पार्टी में तुम मेरे साथ चलोगे, क्योंकि मैं भी उस पार्टी में इन्वाइटेड हूँ। अब यहाँ पे हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिमी काफी ज्यादा हैप्पी होकर आ रही होती है। तो इतने में हम देखते हैं जंगसुक के साथ तो जो भी होती है उसे पता भी नहीं होता है और वो उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं। मिमी तो हैरान हो जाती है ये क्या हुआ। और उसके बाद अब हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाया जाता है। एक्चुअल में जो कोई जाग हो चुकी थी उस वक्त जंगसुक उसके साथ था। वो उसे कहता है तुम बिल्कुल ठीक तो हो ना। तो वो कहती है मैं कितनी देर सोई रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम काफी देर सोई रही हो। वो कहता है कि कुछ लोग तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं। तो वो कहती है क्योंकि मैं प्रिंसेस, मैंने उस किंग की जान लेने की कोशिश की थी, हो सकता है उनके सोल्जर्स हो। वो उस पे हंसने लगता है। फिर वो जंगसुक को कहती है तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। वो कहता है लगता है तुम्हारे लिए कोई साइकोलॉजिस्ट को अरेंज करना पड़ेगा। तो वो हैरान होती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहते हैं तुम रेस्ट करो। फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक पार्टी में लेकर जाना है। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूं। एंड उसके बाद अब वो उसके साथ पार्टी में होती है। तो यहाँ पर मिमी आगे बढ़ती है तो जो उसका थैंक्स करती है प्रिंसेस के वे पे। यहाँ पे जंगसुक भी उसे हैरान से देख रहा होता है। मिमी भी हैरान हो कि किस तरह बात करी है। फिर चैन आता है और कहता है कि तुमने ऑर्गेनाइजर्स के साथ जाके बात करनी है, सिग्नेचर वगैरह करने, तुम जाओ। तो यहाँ पे वो जो को छोड़ के चला जाता है जो अब मिमी के साथ हो गया। तो यहाँ पर उसे वाइन ऑफर होती है। वो कहती है ये क्या चीज है। तो वो कहती है ये वाइन है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम्हें ये ड्रिंक करनी चाहिए। तो वो वाइन ड्रिंक करके देखती है, उसे अच्छी नहीं लगती। तो वो कहती है कि क्या तुमने ये फर्स्ट टाइम ड्रिंक की है। तो वो कहती है नहीं ये बहुत चेंज है, क्योंकि जंगसुक ने उसे कहा था कुछ वियर्ड एक्ट नहीं करना है, लेकिन वो फिर भी कुछ वियर्ड एक्ट कर रही होती है। अब वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम और जंगसुक कैसे मिले थे। तो वो कहती है कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है मैं वैसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि मैं और जंगसुक तो हमेशा इकट्ठे रहते हैं 24 आवर्स, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम और वो कैसे मिले। उसने कभी तुम्हारे बारे में मेंशन भी नहीं किया। हमारा तो बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि ड्रामे के एक्ट से पहले भी हम दोनों कितनी देर रिहर्सल्स करते हैं और वो मेरी लाइंस में कितनी हेल्प करता है। सारी रात वो मेरे साथ रहता था। फिर वो एक्टिंग करके कहती है ओ सॉरी मुझे तुम्हें ये बात मेंशन नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर हम जो को देखते हैं वो तो उसकी बात सुन भी नहीं रही होती, वो तो बस वाइन पर ही फोकस कर रही होती है। वो उससे कहती है कोई बात नहीं। यहाँ पे जो कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ और मुझे इतनी देर खड़ा रहना पड़ा है। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है जहाँ पर जंगसुक को परफॉर्मेंस डांस की
देनी होती है। तो यहाँ पर वो सोचती है कि इससे पहले ये जो को बुलाए वो उस पर ड्रिंक गिरा देती है। तो जल्दी से जंगसुक उसके पास जाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि मेरा ड्रेस खराब हो गया। तो यहाँ पर मिमी जल्दी से कहती है ये उसकी गलती है। जो को गुस्सा आता है, वो कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ड्रिंक तुम्हारी वजह से गिरी है, मेरी कोई गलती भी नहीं है। सब लोग बातें करने लगते हैं क्योंकि वो ऊंचा बोल रही होती है। तो यहाँ पर अब मिमी भी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। जंगसुक उससे कहता है तुमने ऐसा क्या कहा था। चैन आता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है। वो जो को कहता है तुम्हें क्लॉथ चेंज करने होंगे। तो वो गुस्से से क्लॉथ चेंज करने चली जाती है क्योंकि जंगसुक उसकी बात पर विश्वास नहीं करा होता है। तो यहाँ पर अब उसे पार्टनर चूज करने के लिए कहा जाता है डांस के लिए, लेकिन वो साफ कह देता है कि वो पियानो प्ले एक्ट करेगा और कॉन्फ्रेंस के बाद ही डांस करेगा। तो यहाँ पे मिमी को तो बहुत गुस्सा आता है, उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। अब यहाँ पे जंगसुक बाहर जाता है जो के पास, तो वो बैठी होती गुस्से से। तो वो उससे कहता है तुम यहाँ गुस्से से क्यों बैठी हो। वो कहती है तुम एक प्रिंसेस को कह रहे हो कि वो खुद से ड्रेस कैसे चेंज करे। वो कहता है क्या मतलब, तुम्हारी ड्रेस कौन चेंज करेगा। वो कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मेरे आगे पीछे मेड होती है जो कि मेरे लिए ये काम करती है। फिर वो उसे लेकर जा रहा होता है, फायरवर्क्स होने लगती है। तो वो बहुत ज्यादा डरने लगती है। वो कहता है तुम डर क्यों रही हो, ये फायरवर्क्स है। तो वो उन्हें गौर से देख रही है और कहती है ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। वो कहती है एक दफा मेरे फादर ने भी मेरे लिए फायरवर्क कराए थे बट वो इस तरह के नहीं थे। तो यहाँ पर वो कहती है मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। वो उसे कहता है तुम उन्हें इतना मिस कर रही हो। तो वो उसे वो नेकलेस देता है और कहता है कि इसे तुम अपने पास रख लो। वो कहती है ये तुम्हारे पास वैसे कैसे आया था। तो वो कहता है कि ग्रैंड माँ ने मुझे दिया था जब मैं बहुत छोटा था। वो कहती है फिर तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन वो उसे जैसे ही पकड़ती है तो वो बेहोश हो जाती है एंड उसके बाद वो फिर से ओल्ड पीरियड में होती है और वो देखती है कि उसका फादर और उसकी फैमिली उसके लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं। उसका फादर उसे सॉरी करा होता है कि वो दोबारा से उसकी शादी नहीं करवाएगा, उसे बस उठ जाना चाहिए। तो फिर उसके मॉडर्न टाइम्स में फिर से जाग होती है और वो कहती है इसका मतलब मैं अभी मरी रही और मैं फिर से यहाँ कैसे आ गई हूँ। उसके सर में दर्द होने लगता है। वो कहती है आखिर मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ या प्रिंसेस जिंग हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, रियल क्या है, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। इतने में जंगसुक आता है और कहता है तुम्हारी जाग हो गई, तुम्हें क्या हुआ था, क्या तुम्हें रात का कुछ याद है। तो वो कहती है मुझे सिर्फ याद है मैंने फायरवर्क देखे थे, उसके बाद मैं अपने फादर के पास थी। वो कहती है कहीं ये उस नेकलेस की वजह से तो नहीं हो रहा। वो फिर से उस नेकलेस को पकड़ती है और कोशिश करती है फिर से ओल्ड टाइम में जाने की, लेकिन उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उसे कुछ अपने फादर के बारे में महसूस होता है। तो वो कहती है कि शायद इसकी वजह से मैं देख सकती हूँ कि मेरे साथ उस पीरियड में क्या हुआ था। अब मुझे समझ आ गई मुझे वापस कैसे जाना है। तो यहाँ पे जंगसुक कहता है मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, चाहे तुम प्रिंसेस हो या चाहे तुम जो भी हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें केयर की जरूरत है। और साफ सी बात है तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है 3 मंथ का, तुम वापस नहीं जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ क्लॉथ्स खरीद के लाता हूँ। तो वो जल्दी से उठी है और उसे पकड़ने लगती है। वो कहता है ये तुम्हें क्या हो रहा है। तो वो हक के वे में अपनी हाथों को खोल के खड़ी हो जाती है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, तुम्हें मैंने ये नहीं कहा कि तुम रियल कपल की तरह एक्ट करो, ये तुम क्या पागलपन कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं एक प्रिंसेस हूँ, मुझे बात और क्लॉथ्स चेंज करने के लिए प्रिंसेस की वे में डील करो। वो कहता है तुम कहना क्या चाह रही हो। तो वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता प्रिंसेस शॉवर कैसे लेती है, क्लॉथ कैसे चेंज करनी है। हर मॉर्निंग में उसकी एक मेड की टीम आती है जो उसके लिए सेंट वगैरह लेकर आती है और उन क्लॉथ पे बहुत ही खूबसूरत सी परफ्यूम्स लगाती हैं। वो कहता है कि प्लीज जाग जाओ, होश में आओ, ये मॉडर्न टाइम है, यहाँ कोई भी किसी का स्लेव नहीं है, खुद बाथरूम में जाओ और जाके नहाओ और अकेले करो ये सब कुछ। वो उस पर टॉवल फेंकता है। तो उसके बाद वो जाते जाते अपने आप को मिरर में देखती है और सोचती है कि मिरर का साइज कितना ज्यादा बड़ा है और ये कितना ज्यादा क्लियर है। मैंने पहली दफा अपना फेस इतना क्लियर देखा है, इसका मतलब मैं कितनी खूबसूरत हूँ, बहुत ब्यूटीफुल हूँ। एंड उसके बाद वो टॉवल उठाती है, कहती है ये किस तरह का ड्रेस है। और उसके बाद वो टॉवल लेकर वॉशरूम में आती है, हर चीज को देखने लग जाती है। बट उसे समझ नहीं आता कि टैप को कैसे ओपन करे। उसे शॉवर ओपन नहीं हो रहा होता और वो बाथटब को हैरत से देख रही होती है। तो इतने में वहाँ पर जंगसुक आ जाता है, लेकिन वो उससे डरती है। टॉवल नीचे गिरता है और वो उसे ऐसे ही देख लेता है और घबराने लगता है और कहता है मेरा ये मतलब नहीं था। जिस पर वो कहती है कि एक्चुअल में प्रिंसेस को नहीं पता कि ये चीजें कैसे ओपन होती हैं, क्योंकि मैंने कभी ये सब कुछ किया भी नहीं। वो कहता है तुमने ड्रेस पहना हुआ है तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ और नेक्स्ट टाइम तुम खुद ही ये सब कुछ करना। तो वो उसे टैब्स वगैरह ओपन करना बता रहा होता है, वो सीख रही होती है। वो उसे कहता है ये सब तुम्हें खुद करना पड़ेगा और बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन आता है और जंगसुक को परेशान देखकर कहता है तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है मुझे खुद समझ नहीं आ रही, प्लीज कोई नैनी अरेंज कर लो, इस लड़की को तो कुछ भी नहीं पता है। वो कहता है नैनी, तुमने कभी अपने लिए कोई पर्सनल नैनी नहीं रखी और उस लड़की के लिए तुम नैनी हायर करना चाह रहे हो, ये कैसे हो गया। वो कहता है तुम्हें नहीं पता, उस लड़की को वाकई में कुछ नहीं पता है। एंड इतने में जो ऊपर से आती है उसने ड्रेस उल्टा पहना होता है और चैन हंसने लग जाता है। तो यहाँ पे जंगसुक कहता है तुम्हें ड्रेस भी वेयर नहीं करना आता क्या, तुम्हें नहीं पता। वो उसे अपने पास बुलाता है और उसके ड्रेस को सीधा करने लग जाता है। वो कहती है ये क्या हो रहा है। वो कहता है ये फ्रंट है योर हाइनेस, अब समझ आई बाकी और जाओ जाके चेंज करो। चैन तो बहुत ही हंसे जा रहा होता है। अब वो लोग शॉपिंग के लिए आए हुए होते हैं। जो कहती है क्या यहाँ की वॉल्स भी गोल्ड की बनी हुई है। वो कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये स्टेनलेस स्टील है। एंड उसके बाद वो उसे ज्वेलरी के लिए सिलेक्शन के लिए लेकर जाते हैं। तो जंगसुक कहता है तुम जो पसंद है तुम ले लो। वो एक नेकलेस को पिक करती है, लेकिन इतने में मिमी आ जाती है और कहती है ये नेकलेस मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पसंद है और फिर एक्टिंग करना स्टार्ट हो जाती है। जंगसुक कहता है उसने ये नेकलेस
से पहले पसंद किया, लेकिन यहाँ पर जो कहती है कि वो किसी की भी टच की हुई चीजों को यूज नहीं करती, क्योंकि मिमी कह रही थी कि वो पहले से ही इसको देख कर गई। फिर वो जाती है दूसरे काउंटर पे और वहाँ पर कुछ देखने लग जाती है। मिमी जंगसुक को कहती है ये कितनी अजीब लड़की है, किस तरह की बात करके गई है। तो वो कहता है कि उसने गलत तो नहीं कहा, बस वो इसी तरह की है। एंड उसके बाद मिमी अब उसके पास जाती है तो मिमी उसकी चॉइस को कह रही होती है कि ये कितना छोटा सा है, इसमें तो गोल्ड भी बहुत छोटा सा लगा हुआ है, ये इतना कीमती नहीं है, क्या तुम यही लोगी। जो कहती है कि मुझे छोटी चीजें पसंद है। एंड उसके बाद जंगसुक कहता है उसे जो भी पसंद आ रहा है तुम उसका बिल बना देना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब जब मिमी कुछ पसंद करने लगती है तो जो जल्दी से काउंटर में लगे सारे नेकलेस को सिलेक्ट कर लेती है और कहती है मुझे ये सब चाहिए। तो जंगसुक कहता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम बता दो, मैं पे कर दूंगा। एंड वो सारा कुछ ही पसंद कर लेती है। अब मिमी काफी ज्यादा एम्बैरस फील करती है और कहती है जो मैंने नेकलेस कल पसंद किया था वही मुझे दे दो। वो उसे उसकी प्राइस बताती है जो कि काफी ज्यादा ह्यूज थी, तो वो काफी परेशान होती है। एंड उसके बाद वो कार्ड देती है, लेकिन उसका कार्ड की लिमिट खत्म होती है, तो वो काफी एम्बैरस फील करती है और कहती है ओह सॉरी मैं भूल गई, दूसरा कार्ड देती हूँ। दूसरा कार्ड देती है, उसमें भी यही हालत होती है। फिर वो जल्दी से बहाना बोल करती है एक्चुअल में ये बैग ही मैं गलत लेकर आई हूँ, दूसरा बैग में भूल गई जहाँ मेरे कार्ड रखे। और फिर वो वहाँ से जाने की करती है। अब इतने में जंगसुक आता है और आके कहता है तुमने कुछ किया ना। तो वो कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही मुझे प्रोवोक कर रही थी। तो यहाँ पर वो काउंटर गर्ल्स पूछता है कि कितना बिल बना है, जितना भी बना है कार्ड स्वाइप कर लो। एंड उसके बाद वो कार्ड स्वाइप करती है, बिल काफी ज्यादा बनता है और वो जो को साथ लेकर जा रहा होता है। चैन आता है और कहता है अभी मिमी गई थी, मैंने उसे देखा। और यहाँ पे जो से पूछ रही होती है कि ये जो अमाउंट अभी उस गर्ल ने बताई ये सिल्वर और गोल्ड में कितनी ज्यादा बनती है, क्योंकि हमारे एरिया में तो सिल्वर और गोल्ड में ही चीजों को लिया और दिया जाता था। तो वो कहता है अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, एक आम इंसान 10 साल जो काम करता है जो उसकी सैलरी बनती है ना, उतनी अमाउंट ये है। वो हैरान हो जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं अब वो कार पे जा रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुम्हारी बग्गी तो काफी ज्यादा फास्टली ड्राइव करती है। चैन बोलता है ओ मैडम ये BMW है, तुम कैसी बग्गी की बात कर रही हो। वो बाहर देखने लगती है तो जल्दी से जंगसुक उससे अंदर करता है और कहता है क्या तुम पागल हो, इस तरह बाहर फेस को मत निकालो, रिपोर्टर्स आ जाएंगे, मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और ये बहुत बुरा भी लगता है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं है। वो कहती है रिपोर्टर्स क्या मतलब, वो क्या होता है। वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ, वो आएंगे और तुम्हारी पिक्चर्स लेंगे और उसके बाद तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तो बेहतर है ऐसा कुछ मत करो। वो कहती है अब हम कहाँ हैं। तो यहाँ पे चैन कहता है हम फिल्मिंग लोकेशन पर है, तो यहाँ पर जंगसुक को एक्टिंग करनी है, तो हम दोनों कुछ फूड एंजॉय करते हैं जब तक ये अपना रोल प्ले करके आ जाएगा। उसके बाद वो फूड लेने जा रहा होता है, जंगसुक अपने रोल के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी कुछ कॉस्ट्यूम लेकर जा रहा होता है जो कि ओल्ड टाइम के होते हैं, जिन्हें देखकर जो अट्रैक्ट होती है और कार से उतर जाती है और उसका पीछा करती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो उन कॉस्ट्यूम्स को देख रही होती है। तो इतने में डायरेक्टर आता है, वो समझता है कि उसका भी इसमें रोल है, कुछ गर्ल्स ने डांस करना होता है, ये कॉस्ट्यूम उनके लिए होता है। डायरेक्टर उसे डांट के कहता है जल्द से कॉस्ट्यूम पहनो। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रोल चल रहा होता है, मिमी और जंगसुक एक्टिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों किंग और क्वीन बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर अब मेड ने आकर डांस करना होता है, तो पीछे से जो भी उनमें आ जाती है और यहाँ पर मिमी उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो डांस करने लगते हैं, लेकिन जो को नहीं पता होता कि ये एक्टिंग चल रही है, वो इसे रियलिटी समझ रही होती है और जंगसुक को देखकर कहती है कि शेन तुम वापस आ गए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे डायरेक्टर उसे डांटने लगता है कि तुम अपनी एक्टिंग करो, तुम ये क्या कर रही हो, डायलॉग में ये नहीं था। तो कहती अच्छा मुझे डांस करना पड़ेगा, तो फिर ठीक है। और वो फिर से डांस करने लगती है और सब लोग उससे इंस्पायर हो रहे होते हैं। वो काफी अच्छी मूव कर रही होती है। यहाँ पे फ्लैशबैक में उसे याद आता है जहाँ पर सोल्जर शेन उसे कह रहा होता है मैं सिर्फ होप करता हूँ तुम सेफ रहो। मिमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो तो जंगसुक के पास आ जाती है क्योंकि वो देखती है कि एक मैड उस पर अटैक करने वाली है, वो उसे बचाने लगती है। डायरेक्टर फिर से गुस्सा करने लगता है, जंगसुक पे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है वो लड़की तुम पे अटैक करने लगी थी। डायरेक्टर आके कहता है तुम्हें बीच में आने का किसने कहा, ये तो रोल में था, उस पर अटैक ही होना था, आखिर तुम ये क्या करना चाह रही। तो वो कहती है वो उसे मारना चाह रहा था, मैं उसे बचा रही थी। तो वो कहता है तो यही तो एक्ट था और उसके बाद मिमी ने उसे बचाना था, उनकी लव स्टोरी चल रही है, तुम अपना बीच में क्यों आ रही हो। जंगसुक उसे कहता है तुम यहाँ से जाना चाहिए, तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम हमेशा मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हो। वो जाकर अपना कॉस्ट्यूम उतारने लगे है, लेकिन उसकी नजर कुछ हेयर एक्सेसरीज पर पड़ती है जिन्हें देखकर उसे पास्ट का याद आता है कि उसे ये शेन ने दिया था। तो वो उसे देखकर काफी एक्साइटेड होती है और कहती है तो मेरे टाइम का है। वो उसे देखी जा रही होती है। इतने में मिमी पीछे से आ जाती है और कहती है ये मेरी चीजें हैं जिन्हें तुमने उठाया हुआ है, क्या तुम इन्हें चोरी करना चाहती हो। तो वो कहती है मैं एक प्रिंसेस हूँ, मैं इन्हें चोरी क्यों करूंगी और ये चीजें वैसे भी मेरी हैं। वो उसे कहती है तुम्हें पता है ना ये कितनी वैल्यूएबल है, तुम इन्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो। वो उसे वो छीन लेती है। अब वो उसे कहती है कि तुम पर्पसली जंगसुक से क्लोज होने की कोशिश करी हो, आखिर तुम्हारा पर्पस क्या है। जिसको कहती है मेरा कोई पर्पस नहीं है, उसी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है। अब उसके मुंह से बात निकल जाती है तो यहाँ पे वो हंसने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता था वो तुम्हें कभी भी लाइक नहीं कर सकता है, वो तो मुझे पसंद करता था और तुम्हें ये चाहिए ना। वो उसे जोर से नीचे फेंक देती है। वो बेचारी काफी परेशान होती है, कहती है इसे तोड़ना नहीं था, यही चीज है जो शायद मुझे बैक पीरियड में लेकर जा सकती थी। इतने में डायरेक्टर आ जाता है तो मिमी सीन क्रिएट कर लेती है और कहती है कि ये मेरी चीजों को इस तरह तोड़ रही है और सीन क्रिएट कर रही है। डायरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है आखिर तुम इतना ट्रबल क्यों क्रिएट कर रही हो, तुमने हमें कितना तंग किया है, तुमने हमारे आज के एक्ट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। वो उससे कहता है अब तुम्हें इसी तरह का हमें फाइंड करके देना पड़ेगा, मुझे बहुत मुश्किल से ये कॉपी में मिला था, तुम ये अफोर्ड नहीं कर सके हो। मैं जंगसुक आ जाता है और डायरेक्टर को कहता है
मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। वो कहता है आखिर ये कौन है, तो वो उसे बता देता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। वो उससे सॉरी करने लग जाता है, तो वो उसे हेयर एक्सेसरीज का कह रही होती है। तो वो उसे कहता है कि जंगसुक तुम्हें पता है ना सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, जो कुछ बोलने लगती है, लेकिन वो उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और उसे फिर वो कार में बिठाता है। वो कहती है कि मुझे हर्ट हो रहा है। वो कहता है तुमने आज के दिन मेरे लिए काफी ट्रबल क्रिएट किया है। वो कहती है मैंने क्या किया था, वो वाकई में मेरा था। वो कहता है तुम्हें कितनी दफा बताऊं, प्रिंसेस और इस तरह का कुछ भी यहाँ पर नहीं है, तुम इस तरह की बातें करोगी कोई भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। अब चैन आता है और उसे कहता है कि डायरेक्टर पूछ रहा है कि क्या उसने रेस्ट कर लिया है, फिर से एक्टिंग करनी है। तो वो कहता है हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन इसे वापस घर भेजो और ये मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। अब यहाँ पर चैन उसे कहता है लिटिल प्रिंसेस घर जाने का वक्त आ चुका है। अब वो उसे घर ले जाता है। यहाँ पे उसने उसके लिए नैनी अरेंज कर ली होती है। वो उसे कहता है ये तुम्हें सब कुछ सिखाएगी, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी तुम इसे डायरेक्टली पूछ सकती हो। और फिर वो उसे सेल फोन देता है और कहता है कि ये क्रेडिट कार्ड है, कुछ लेना हो तुम ले सकती हो और इस तुम कॉल भी कर सकते हो। तो वो कहती है ये वही मशीन है ना जिससे हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं। तो वो उसे कॉल करना सिखाता है, उसे अपना नंबर भी सेव करके देता है। अब वो उसे कॉल करती है और वो साथ बोले उसे हेलो करता है। वो चौंक जाती है और कहती है वाकई में ये तो काम कर रहा है। वो एक्साइटेड होती है। अब यहाँ पे सर्वेंट आती है और उसे पानी देती है, लेकिन वो पानी नहीं पी है। वो उस लैपटॉप को देखने लग जाती है और कहती है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इस लैपटॉप को चलाने में। तो सर्वेंट उसके साथ बैठ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम इस हेयर क्लिप को सर्च कर सकती हो कि इस तरह का सेम कैसा मिलेगा, क्योंकि ये टूट चुका है। तो वो उसे सर्च करती है और वो कहती है ये तो 2000 ईयर्स पुराना है और ये तो 10 ईयर्स पहले ही निकला था और ओरिजिनल म्यूजियम में पड़ा हुआ है और वहाँ पर प्रिंसेस की काफी प्राइवेट कलेक्शन है। तो वो कहती है मुझे वो फाइंड करना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जंगसुक एक्टिंग के बाद अपने अपार्टमेंट में होता है। तो यहाँ पर वो रेस्ट कर रहा होता है और यहाँ पर वो आ जाती है मिमी और ड्रिंक लेकर आती है। उसे नहीं पता होता, वो बाहर जाके देखता है, उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि कल की हमारी रिहर्सल के लिए मैं आज आई हूँ, हम दोनों को आज रिहर्सल करनी पड़ेगी, तो मुझे एडवाइस करना। वो कहता है मैं कल ही तुम्हें सही से समझा दूंगा, तुम्हें अभी जाना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। वो कहती है तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, हमें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। लेकिन वो उसे साफ कहता है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, मेरे पास ड्रिंक का टाइम नहीं है। वो कहती है अच्छा तो तुम ये सब कुछ अपनी कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड की वजह से कर रहे हो। वो कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। और यहाँ पर हम जो को देखते हैं जो काफी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। इतने में सर्वेंट आती है और उसे खाने के बारे में पूछती है कि वो क्या खाना पसंद करेंगे। दूसरी तरफ हमें सर्वेंट का दिखाया जाता है, वो किसी से बात कर रही होती है कि मैंने उसे ड्रिंक्स दिए हैं बट वो ड्रिंक नहीं ले रही थी, वो किसी के लिए काम कर रही और जो को फंसाना चाह रही थी। और वो ये भी जानकारी देती है कि वो किस तरह पुराने जमाने के एंटीक्स के बारे में पता लगवा रही थी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर थी, जो कि अपनी सिस्टर से काफी ज्यादा जेलस थी और उसे नीचा दिखाने के लिए काफी प्लानिंग कर रही। और यहाँ पर मिमी बताती है मुझे जो ने बताया तुम उसे फोर्स कर रहे हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती है, वो तुम्हें तबाह करना चाहती है, वो झूठ बोलने लग जाती है। जंगसुक हैरान होकर हंसने लगता है। वो कहता है तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें उस आम सी लड़की से धोखा ना मिले, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। वो कहता है अच्छा अगर तुम मेरी साइड पर हो तो तुम मेरी कैसे हेल्प करना चाहती हो। वो कहती है किस तरह, तुम मुझे अच्छे से यूज कर सकते हो, मैं तुम्हें खुश कर सकता। वो हैरान होकर कहता है अच्छा तो तुम्हारे बारे में मैंने सुना था तुम टॉप पे आने के लिए इस तरह के तरीके अपनाती हो। वो कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो। वो कहता है मुझे आज तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे गया है, तुम मेरे आगे प्रिटेंड करती थी और तुम एक टॉप हीरोइन बनने के लिए असिस्टेंट और डायरेक्टर के बेड तक चली जाती हो ताकि तुम्हें रोल मिल जाए, मगर मैं विश्वास नहीं करता था, तुम अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती हो। वो गुस्से से चली जाती है। इतने में चैन वहाँ पे आ जाता है और कहता है क्या अभी अभी मिमी गई है। तो वो कहता है हाँ तुम डायरेक्टर को कॉल करो। और उसके बाद वो डायरेक्टर को ये कहता है कि वो अब इस हीरोइन के साथ काम नहीं करेगा, वो हीरोइन रिप्लेस करे। तो वो कहता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस उसके साथ एक्टिंग नहीं करना चाहता हूँ। वो कहता है लेकिन वो लड़की तो चीफ प्रोड्यूसर की तरफ से मुझे ऑर्डर हुई थी, मैं उसे कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है फिर कोई और एक्टर ढूंढ लो, मैं फिर इस फिल्म में काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे चंद समझाने लगता है कि हीरोइन रिप्लेस करने से तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा जितना कि अगर तुमने जंगसुक को रिप्लेस किया, तुम्हें पता है ना ये सारी इन्वेस्टमेंट जाया जाएगी, तुम्हारा लॉस होगा। वो कहता है मैं ये बात समझ सकता हूँ, तो मैं उसका रिप्लेसमेंट ढूंढता हूँ। एंड वो चला जाता है। लेकिन चैन उसे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर मिमी ने कह दिया कि तुम्हारी वजह से उसका ये रोल कैंसिल हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सोई होती है, फोन बजता है तो उसकी आंख खुलती है। वो डर डर के फोन को उठाने की कोशिश करती है बट फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे कॉल अटेंड नहीं होती। वो हेलो हेलो करने लग जाती है और दूसरी तरफ वो दोबारा से कॉल करता है तो वो दोबारा कॉल अटेंड करती है। कोई से कहता है कि हमें एंशिएंट कुछ चीजें मिली हैं, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें आना होगा। तो वो कहती है मैं कैसे मानूं कि ये सच है कि झूठ। फिर वो उसे कोई चीज भेजती है, ये उसकी सिस्टर थी। वो कहती है मैं जल्दी से आ रही हूँ। एंड वो बाहर जाने लगती है लेकिन उसे डोर ओपन नहीं हो रहा होता है। सर्वेंट डोर ओपन करती है तो वो उसे कहती है मैंने बाहर जाना है और वो चली जाती है। बाहर ड्राइवर होता है जो उसे एक क्लब ले जाता है, ये उसकी सिस्टर ने ही भेजा था। वो कहती है ये कैसी जगह है, तो ड्राइवर उसे जबरदस्ती सिस्टर के आगे फेंक देता है। सिस्टर बार में मस्जिद बैठी हुई है, जो वापस जाना चाहती है तो वो उसे एक एंशिएंट पेंडेंट दिखाती है और कहती है तुम्हें ये चाहिए ना, इसके लिए तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर तुमने इतने फेमस स्टार को फंसाया कैसे। इसके लिए तुम्हें पहले ड्रिंक
करनी होगी। वो कहते हैं ठीक है, हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ही चालाकी से ड्रिंक को रिप्लेस कर लेती है अपनी स्टेप सिस्टर के ड्रिंक से। वो उससे कहती है मैं तुम्हें सच्चाई बता देती हूँ, मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं यहाँ एक्सीडेंटली आई हूँ, मुझे खुद ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने मुझे इंसिस्ट किया था उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पर अब वो अपने ड्राइवर को कहती है कि इसे जबरदस्त ड्रिंक पिलाओ और वो उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिलाने लगता है। वो कहती है अब तुम्हारा स्कैंडल बनेगा, खुद ही जंगसुक तुमसे दूर हो जाएगा। यहाँ पे हम जंगसुक को देखते हैं, वो मेकअप रूम में होता है, उसे जो की कॉल आ रही होती है लेकिन वो उसे अटेंड नहीं करता। चैन उससे कहता है हमें जल्दी है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी स्टेप सिस्टर कुछ लोगों को बुलाती है और कहती है कि तुम इस लड़की को हरास करो, मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। और वो अपने ड्राइवर को उससे क्लोज होने के ऑर्डर्स दे रही होती है और उनकी वीडियो बना रही होती है और कहती है अब तुम्हारा स्कैंडल बनेगा। लेकिन जो बॉटल उठाकर उस पर अटैक कर देती है और कहती है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपनी सिस्टर को बताती है कि क्या तुम्हें पता है मैंने ड्रिंक को रिप्लेस कर लिया था और इस ड्रिंक में वो ड्रग है जो तुमने मेरे लिए मिक्स की थी, अब ये तुम पियो। एंड उसके बाद वो बेहोश होने लगती है और वो ड्राइवर को धमकाती है कि अब मैं तुम्हारा क्या करूं। वो डर जाता है और कहता है उसने फोर्सफुली मेरे साथ कुछ किया है, मैं ये करना नहीं चाहता था। फिर वो अपना वो पेंडेंट लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हम जंगसुक को देखते हैं, उसे रियलाइज होता है उसने जो की कॉल अटेंड नहीं की। वो उसे दोबारा कॉल बैक करने लगता है बट उसको कॉल कनेक्ट नहीं हो रही होती है। चैन कहता है कि हम उसे बाद में देख लेंगे। वो कहता है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और वो अपना सीन छोड़ के वहाँ से चला जाता है। घर जाता है, मेड बताती है वो तो कहीं चली गई और अभी तक नहीं आई, काफी देरी होती है। वो काफी परेशान होता है। अब यहाँ पर वो हर जगह उसे ढूंढ रहा होता है। अब उसे उसकी फाइनल लोकेशन पता चल जाती है और यहाँ पे हम जो को देखते हैं जो स्टोन को देखकर बस ये विश कर रही होती है वो बैक एरिया में चली जाए। लेकिन यहाँ पर जंगसुक आता है और उसे पूछने लग जाता है तुम ठीक तो हो, तुम कहाँ थी, तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही। तो वो गुस्से से कहती है तुमने कौन सा मेरा जवाब दिया, मैंने तुम्हें कॉल की थी। वो कहता है तुम इंजर्ड तो नहीं हो। वो कहती है मुझे छोड़ो। वो कहती है तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है, बस मुझे एक चीज मिली है। वो उस चीज को देखता है और कहता है इस चीज के लिए इतना प्रॉब्लम, तुम यहाँ ऐसे वैसे नहीं भाग सकती हो। वो उसे सड़क पे गिरा देता है तो यहाँ पे जो पागल होकर उसे पकड़ने लगती है। उसका एक्सीडेंट होने लगता था बट जंगसुक उसे बचा लेता है। वो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता ये चीजें कितनी डेंजरस हो सकती है। तो वो कहती है कि मुझे ये चीज वापस चाहिए। वो उसे उठा के दे देता है। वो कहता है तुम्हें पता है मैं आज कितना पागल हो चुका था जब मुझे पता चला तुम खो चुकी हो। वो कहती है तुम्हें क्या हुआ। वो कहता है कुछ भी नहीं। वो गुस्से में होता है। वो उसका हाथ पकड़ती है। वो कहती है तुम्हें नहीं पता ये चीज मेरे लिए कितनी कीमती है। वो कहता है क्या तुम्हें पता है ये फेक है, ये तो ओरिजिनल भी नहीं है, ये तो किसी भी शॉप से सस्ते में मिल जाता है। वो कहती है फिर ओरिजिनल कहाँ है। वो कहता है घर चलो। वो उसे पकड़ता है। वो कहती है पहले ये बता तुम मुझे मिस कर रहे थे ना, साफ दिखाई दे रहा है। वो उसे कैरी कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वो कहती है मैं खुद चल सकती हूँ। वो कहता है नहीं मैं तुम्हें बेड पे लिटाता हूँ। वो उस बेड पे लिटाता है और उसे कहता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। वो जाने लगता है। फिर कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं अपने शूटिंग में काफी मसरूफ हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैंने पहले तुम्हें कॉल की थी, तुमने कॉल पिक नहीं की। वो कहता है मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम तुम जब भी मुझे कॉल करोगी मैं सच कह रहा हूँ मैं पिक कर लूंगा, अब तुम रेस्ट करो। वो जाता है तो यहाँ पर जो काफी ब्लश करने लग जाती है। फिर वो खुद को समझाती है कि वो जो है प्रिंसेस नहीं है, इतने में मेट आती है और उसने जो उसे कुछ एंशिएंट टाइप चीजें मंगवाई हो वो लेकर आती, वो उन्हें देखकर खुश हो रही होती है। अब यहाँ पे उसे ओल्ड टाइम का दिखाया जाता है जहाँ पे वो सपना देख रही होती है कि किस तरह शेन सोल्जर मर रहा था और वो रो रही। अब उसकी जाग होती है, वो काफी डिस्टर्ब होती है, उसके सर में दर्द होता है। वो मेट के पास जाती है और कहती है कि मैं आज से जंगसुक के लिए खुद से कुक करूंगी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। फिर यहाँ पर वो तो प्रिंसेस होती है, उससे तो कटिंग भी नहीं हो रही होती है। सर्वेंट हैरान हो रही होती है और वो काफी चीजों को जला भी देती है, लेकिन वो सोच रही होती है ये बहुत अच्छे से कुक किया है। तो वो शूटिंग के लिए लंच लेकर जाती है। जंगसुक उसे देखकर हैरान होता है। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल मीट बनाया है, आज से मैं तुम्हारे लिए खुद खाना लेकर आऊंगी, तुम मेरे हाथ का ही लंच करना। वो उसे देखकर परेशान हो जाता है कि ये ब्लैक सी चीज क्या है। तो वो उसे कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। चैन आता है, कहता है ये क्या है, ये इतनी डार्क चीज क्या है। वो कहती है कि प्रिंसेस ने खुद से कुकिंग की है, तुम्हें समझ आना चाहिए। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये खाने के लायक है। वो कहती है और क्या। वो कहता है क्या पता तुमने इसमें पॉइजन मिलाया। तो वो कहती है मैं खुद खा के दिखाती हूँ। वो खाती है लेकिन वो खाने के काबिल नहीं होती, उसे तो वॉमिट आने लगती है। वो जल्दी से पानी पी के उसे स्वेलो करती है। वो कहती है बहुत मजे का है, तुम खा के देखो ना। लेकिन जंगसुक तो उसे देखकर ही समझ रहा होता है कि वो जला हुआ होगा। वो कहता है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। चैन को कहती है तुम टेस्ट करो, लेकिन वो दोनों टेस्ट के बगैर ही मौका पाते वहाँ से भाग जाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगसुक अपनी रिहर्सल कर रहा होता है तो वहाँ पर जो आके उसे देख रही होती है वो कहती है ये तो सेम टू सेम शेन जैसे कर रहा है। और इतने में वो नोटिस करती है जंगसुक ने जो सेफ्टी इक्विपमेंट ली होती है वो हिल रही होती है। वो डर जाती है। वो कहती है कि शायद वो खतरे में है। वो जाके उसकी जान बचाने लगती है लेकिन वो उसके ऊपर गिर जाती है जिससे जंगसुक को चोट लग जाती है। ये तो शूटिंग हो रही थी एंड उसके बाद अब उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। चैन उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है, उसे चोट आई होती है लेकिन उससे नहीं किया जा रहा होता है। तो चैन जो को कहता है मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तुम ही कर लो। तो वो उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। वो उससे सॉरी कर रही होती है। वो कहती है मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ होना जाए। वो उसके करीब आता है और कहता है क्या इसलिए तुम मेरे लिए कुकिंग कर रही हो और मेरी इतनी केयर कर रही हो। वो कहती तुम गलत समझ रहे हो, मैं घर पे फ्री थी। वो कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम इस तरह प्ले नहीं कर सकती हो। वो शर्मा के जाने लगे। वो उसे छीनता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे क्लोज आते हैं तो वो उसे किस करने लगता है। वो उसे धक्का देकर कहती है मैं एक प्रिंसेस
मिसबिहेव करो। वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे क्लॉथ पहनाओ, मैं खुद से नहीं पहन सकता हूँ, तुम तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी ना। वो कहती है प्रिंसेस अपने हस्बैंड को भी इस तरह सर्व नहीं करती। तो वो कहता है लेकिन आज से तुम मुझे सर्व करोगी, मुझसे दूर मत जाना, मेरे सामने ही रहना। इतने में चैन आता है और कहता है एक प्रॉब्लम हो गई है। तो यहाँ पे हम मिमी का देखते हैं। मिमी ने जंगसुक के खिलाफ इंटरव्यू दे दिया होता है जिसमें उसने उसके बारे में गलत बातें की भी होती हैं कि वो उसे हरास करता था और उसे मजबूर करता था और उसने उसे एक्टिंग से बैन किया है। तो यहाँ पर जंगसुक बहुत परेशान होता है। इतने में अब डायरेक्टर भी आ जाता है और गुस्सा करने लगता है कि तुम लोगों की वजह से मेरे प्रोजेक्ट में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद अब ये इशू ज्यादा क्रिएट हो जाता है। सब रिपोर्टर्स जंगसुक के घर के बाहर होते हैं। तो जंगसुक को अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, जहाँ पर जो उसका हाथ पकड़ लेती है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। और यहाँ पर मिमी की एक्टिंग चल रही होती है। इतने में उसे किसी की कॉल आती है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करता है। चैन उन्हें एक सेफ प्लेस पे ले जाता है जहाँ पे अब वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब इससे कैसे निकले। यहाँ पर जो उन्हें आइडिया देती है कि उन्होंने अपना नाम क्लियर करना है तो उन्हें अपने साथ कुछ लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। वो कहती है तुम लोगों को कुछ चैरिटी वगैरह करनी पड़ेगी। वो अपने पीरियड के बारे में बता रही थी कि किस तरह की चैरिटी करते थे और लोगों की हेल्प करते थे। उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आता है जिसमें वो कहती है मैं हेल्प करूंगी। वो काफी फाउंडेशन पे जाकर कुछ मनी डोनेट वगैरह करती है जिससे उन्हें काफी वोट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अब चैन कहता है मैं इस डायरेक्टर से खुद बात करूंगा और डायरेक्टर से जाके बात करता है और उसे पूछता है कि मिमी को तुमने एक्टिंग में क्यों बुक किया था। तो यहाँ पर चैन उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सारे सबूत हैं, जो भी तुमने फ्रॉड वगैरह किए हैं और लोगों से पैसे लिए हैं उसकी सब लिस्ट मेरे पास है, तुम किस तरह डायरेक्टर बने हो। तो वो डर जाता है और कहता है कि प्लीज उसका कैरियर रिश्ता तबाह ना करे, वो जो चाहता है वो करेगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगसुक देख रहा होता है मिमी का इंटरव्यू। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। सामने से जो आती है वो जोर से ग्लास फेंकता है और डर के उठता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती है सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। इतने में इन्वेस्टिगेशन टीम आती है क्योंकि जो ने जंगसुक के खिलाफ रिपोर्ट की होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी होती है। जो कहती है क्योंकि मिमी ने जंगसुक के खिलाफ रिपोर्ट की होती है हरासमेंट की, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी होती है। तो वो लोग जंगसुक को साथ लेकर जाने की बात करे होते हैं, जो काफी परेशान हो जाती है। वो उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, मेरा वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक पार्टी में आई होती है जहाँ पर मिमी भी होती है, तो सब लोग उसे देखकर गॉसिप करने लग जाते हैं कि ये जंगसुक की गर्लफ्रेंड है और इसका भी ब्रेकअप हो जाएगा जैसे मिमी का हुआ था। और यहाँ पे मिमी भी उसे ह्यूमिलेट करने लगती है। जो उससे कहती है कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला। वो कहती है कि हाँ मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं जंगसुक की रेपुटेशन को रियून करना चाहती थी। वो बहुत सी बातें करती है जिसे सुनकर जो को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे धक्का दे देती है। तो सब लोग उसे बोलने लग जाते हैं कि मिमी एक सेलिब्रिटी है और तुम्हें उसके साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वो उसे कहती है मैं इसका फेस सबके सामने लाना चाहती हूँ और वो उसकी अभी की हुई बातों को रिकॉर्ड किए हुए होती है और सबको सुनाने लग जाती है। यहाँ पे सब लोग ये सुनकर गॉसिप करने लग जाते हैं कि पहले भी मिमी के बारे में सुनने को आया है कि वो पैसों की खातिर कुछ भी कर लेती है, लेकिन मिमी उन्हें अपनी बातों में ले लेती है। अब जो पे कोई भी विश्वास नहीं कर रहा होता है और कोई जो पे अटैक करने लगता है, उस पर कुछ गिराने लगता है। इतने में वहाँ पे जंगसुक आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मिमी भी हैरान होती है और कहती है तुम्हें तो इंक्वायरी के लिए लेकर गया हुआ था, तो तुम ऐसे यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है तुम क्या समझती हो, तुम किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा सकती हो, हमारे पास फुल एविडेंस है, तुम फिक्र मत करो। अब मिमी परेशान होती है, सबको कहने लगती है कि इस लड़के ने उसे हरास किया है, वो उसे थ्रेटन करा है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है, लेकिन इतने में न्यूज वायरल होने लग जाती है मिमी के बारे में कि मिमी पहले एक बारटेंडर थी और उसने एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत से गलत तरीके अपनाए हैं, जिनमें वो डायरेक्टर्स वगैरह के साथ नाइट भी स्पेंड करती रही है ताकि वो उसे कोई रोल दे दे, और इसकी सारी जानकारी डायरेक्टर ने दी भी थी। वो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है। तो यहाँ पर जंगसुक उसे कहता है मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, मैं चाहता था तुम एक अच्छी एक्ट्रेस बनो, लेकिन मुझे वाकई में नहीं पता था कि तुम्हारा रियल फेस इतना बुरा है। मिमी अपन दोनों पर गुस्से से अटैक करने लगती है, तो वो उसे रोकता है और उसके खिलाफ एविडेंस मिल चुके होते हैं। अब उसकी इंक्वायरी हो रही होती है क्योंकि उसने झूठ बोला होता है जंगसुक को लेकर और उसे लेकर जाया जा रहा होता है। वहाँ पे असिस्टेंट चैन भी आ जाता है और वो जो को कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम दोनों को सेलिब्रेट करना चाहिए। यहाँ पर जंगसुक कहता है क्या तुम जाना चाहती हो। तो वो कहती है हाँ मैं कुछ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि 2 दिन से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और वो कहती है कि मैं प्रिंसेस हूँ, मैं थोड़ा फ्री होना चाहती हूँ। तो वो चैन के साथ चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जंगसुक को जो बाहर आ रहा होता है एक कार आके रुकती है और अंदर वो जाके बैठता है। वो और कोई नहीं उसकी मॉम होती है। अपनी मॉम को देखो वो इरिटेट होता है और कहता है क्या आप मुझे दोबारा तंग करने क्यों आ गई हो, आपको पता है ना मैं आपकी कंट्रोल में नहीं आऊंगा। अब यहाँ पे हमें पता चलता है उसकी और उसकी मॉम की नहीं बनती है। एक्चुअल में उसकी मॉम एक बिजनेस वुमन है। वो चाहती थी कि वो उसके साथ बिजनेस करे, लेकिन वो अपनी मॉम के खिलाफ जाके फेमस स्टार बना और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन की और अपनी मेहनत से उसने ये पोजीशन हासिल की है। तो वो कहता है कि लगता है जो मेरे साथ आजकल हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आप क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है और कुछ सीन क्रिएट हुआ है, तो मैं तुम्हें अभी साफ कह रही हूँ, तुम्हें पता है ना बचपन से तुम्हारी शादी तय हो चुकी थी जांग फैमिली के साथ, तो तुम उसी से शादी करोगे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसे निभाऊंगी और
इससे हम दोनों फैमिलीज के मैटर्स भी और ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे बिजनेस में, तो तुम्हें वो शादी करनी पड़ेगी। वो साफ कह देता है मैं आपको बता चुका हूँ, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती हो। वो कहती है मैंने ऑलरेडी तुम्हें समय दिया है तुम्हारी टाइप की जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन अब वक्त आ चुका है, तुम्हें लौटना चाहिए। अब यहाँ पे हम जोंग सुक को देखते हैं जो वापस से घर आता है जो उसे बात करने के लिए, क्योंकि वो उसे पसंद करता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। लेकिन वो जो को दिखता है कि वो उस नेकलेस को उठाकर प्रेयर कर रही होती है कि मैं वापस से अपने पेरेंट्स पास चली जाऊं। जोंग सुक ये देखकर काफी डिसहार्ट होता है और कहता है कि शायद वाकई हम दोनों एक डिफरेंट वर्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे मेरी मॉम कह रही थी। अब यहाँ पे चैन बहुत खुश होता है, कहता है हर चीज क्लियर हो गई है, अब वापस से तुम्हें काम पर लगना चाहिए। वो उससे कहता है मेरा काम करने का मन नहीं है, तुमने मेरे लिए कल कुछ करना है। और उसके बाद हम देखते हैं जो नीचे आती है तो कोई भी नहीं होता है। वो हैरान होती है कि जोंग सुक कहाँ चला गया। तो यहाँ पे चैन आता है और उसे कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, या तो तुम इन पर साइन कर लो या तो फिर ये तुम्हारे लिए कार्ड है, इसमें 1 बिलियन है, तो तुम इन्हें एंजॉय कर सकती हो या दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ पर वो कुछ सोच में पड़ती है और कहती है कि इन 3 मंथ्स में जोंग सुक ने मेरा कितना ज्यादा हेल्प किया है, मैं उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगी, मुझे उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मैंने उसे बहुत तंग किया है। तो वो कहती है मुझे दोनों चॉइसेस नहीं चाहिए। वो कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें केयरफुली इस बारे में सोचना चाहिए, तुम अगर इन दोनों में से किसी एक को भी चूज करती हो तो तुम्हारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो कहती है मैंने सोच लिया है, मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं अपनी लाइफ खुद से गुजारूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना लगेज पैक कर रही हूँ, तो तुम जोंग सुक को बता दो मैं यहाँ से जा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चैन बहुत हैरान होता है। उसके बाद वो अपना लगेज पैक करने लगती है, लेकिन अब वो बाहर तो चली जाती है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाएगी और जॉब कैसे करेगी। वो रेस्टोरेंट में जाती है लेकिन उसकी अजीब गरीब बातें सुनकर लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। फिर अब उसे भूख लग रही होती है और एक केक का पीस ऐसे ही रखा हुआ देखकर काउंटर से उठा के खाने लगती है। तो वहाँ की ऑनर बाहर आती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी थी मैंने खा लिया। तो वो उसके पैसे मांगती है। तो वो कहती है मुझे अभी तक जॉब नहीं मिली है। तो वो कहती है ठीक है अब तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। वो उसे कुछ फ्लायर्स देती है और कहती है कि इसे तुम्हें देने पड़ेंगे सबको और इससे जितने पैसे मिलेंगे वो तुम मुझे ला कर दोगी। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोग होते हैं जो कि उस पर नजर रखे हुए होते हैं। एक्चुअल में ये वही 2 अटैकर्स होते हैं जिन्होंने पहले भी जो को मारने की कोशिश की थी और ये भी पास से उसके साथ ही आए थे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जोंग सुक चिन से पूछता है कि उसने क्या जवाब दिया। तो वो कहता है वो इन दोनों ऑफर्स को रिजेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे उसे एक और प्रोजेक्ट के लिए लेडी आके बताती है लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। चैन उसे हैरत से देखकर कहता है कि आजकल तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और ही मुझे लग रहा है। वो कहता है मैंने बस इंपॉर्टेंट कहीं जाना है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो वैसे ही रोड्स पे फिर रही होती है कि इतने में उसे ऐसा लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और स्टोन उठा के उस पर अटैक करने लगती है जिसका उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बट एक्चुअल में वो जोंग सुक होता है। उसे देखकर तो वो फूट फूट के उसके गले लग के रोने लग जाती है कि मेरा आज का दिन बहुत ज्यादा बुरा था। तो वो उसे गले लगा लेता है। वो उसे अपने से दूर करती है। तो वो उसे कहता है तुम इस तरह आधी रात को इधर उधर क्यों फिर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता ये कितना डेंजरस हो सकता है। वो कहती है मैं खुद से पैसे कमाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बहुत मुश्किल है। वो कहता है चलो कोई बात नहीं, चलो वापस से घर चलते हैं। वो मन में सोचती है कहीं ये मेरे लिए परेशान तो नहीं हो रहा, इतनी रात को मुझे ढूंढने तो नहीं आया। तो वो उसे कहती है क्या तुम भूल गए हो 3 मंथ्स हो चुके हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, अब तुम्हें मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अच्छा तुम क्या समझ रही हो, क्या मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ और अपने साथ रखने के लिए पागल हो रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए तुम्हारे लिए डर रहा था कि आधी रात को कुछ हो ना जाए। मैं तो खुद यहाँ से गुजर रहा था मैंने तुम्हें इस तरह देख लिया, तो इसलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। अब वो कहती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैं समझ रही थी उसे वाकई में मेरी चिंता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो उसे घर ले आता है। एक्चुअल में तो उसे उसकी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है। वो उसे नाइस होने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो उसे कहती है तुम मेरे से नाइस तो हो रहे हो, वैसे मुझे भूख भी लगी है तो मुझे कुछ खाने के लिए ही ला दो। वो कहता है तुमने तो कपकेक खाए थे ना किसी कैफे से, अभी भी तुम्हें भूख लगी है। वो कहती तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता। वो इस बात को टालता है, यानी वो सारा दिन उस पर नजर रखे हुआ था। फिर वो उसके लिए नूडल्स बना के लाता है। वो कहती है इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा गुड है। वो बच्चों की तरह खा रही होती है। उसके फेस पे नूडल्स लगता है तो वो उसे साफ करने लगता है और वो काफी शाय करने लगती है। अब यहाँ पर जोंग सुक की एक पुरानी गर्लफ्रेंड जो कि कोई कंट्रोवर्सी की वजह से बनी थी वो आ जाती है। तो यहाँ पर जो उसे देख के हैरान होती है वो उसे पूछती है ये कौन है। तो वो कहती है कि मैं इसकी एक फेक गर्लफ्रेंड हूँ। तो आजकल जो इशू चल रहा है उसमें मेरा नाम भी लिया जा रहा है, तो इस बारे में मैं डिस्कस करने आई हूँ। जिसपे जोंग सुक उसे वहाँ से जाने का कहता है। तो वो जो से कुछ बात करना चाहती है, जो से इस इशू के बारे में बात कर रही होती है, वो साफ कह देती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। जोंग सुक को ये अच्छा नहीं लगता है। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। जोंग सुक उससे जाने के लिए कहता है लेकिन वो साफ कहती है कि उसने नहीं जाना है, वो यहाँ ही रहेगी, बाहर कुछ रिपोर्टर्स हैं और फिर से कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब जो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो काफी जेलस हो रही होती है। वो कहती है कि ठीक है अगर यहाँ गेस्ट आए हैं तो मुझे आज रात यहाँ स्टे नहीं करना चाहिए, तुम अपनी इस फेक गर्लफ्रेंड के साथ स्टे करो। जोंग सुक उसे रोकने लग जाता है और कहता है कि बाहर बहुत खतरा है, तुम्हें पता है ना, बाहर जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ। वो कहता है मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों को सही से नहीं पहचानती हो और फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद वो बाहर आ तो जाती है, काफी कंफ्यूज होती है और उसे वही 2 लड़के किडनैप कर
लेते हैं। अब वो उसे उसके पास्ट के बारे में बताने लग जाते हैं कि तुम तो प्रिंसेस हो ना, तुम्हारी वजह से हम दोनों यहाँ हैं। अब वो उसे बता देते हैं कि किस तरह पास्ट में जब उन्होंने उस सोल्जर को अटैक किया था, तो उस दौरान जब उस पर अटैक हुआ था तो ये दोनों सोल्जर पर भी अटैक हुआ था, वो भी सोल्जर शन्ने ने मारने की कोशिश की थी। तो वो दोनों का भी टाइम ट्रेवल उसके साथ हुआ था। तो वो दोनों इसको इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल कह रहे होते हैं और अपनी बात बता रहे होते हैं कि किस तरह इस न्यू मॉडर्न लाइफ में आके उन्हें इतना ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो वो अब उससे पूछ रहे होते हैं कि पास में जाने का तरीका क्या है। वो साफ कह रही होती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। वो उसे हरेस कर रहे होते हैं और कहते हैं हमने तुम्हें मारकर भी देख लिया लेकिन हम नहीं जा सके। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ग्रैंड पा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट आके बताता है कि लेडी को हमने ढूंढ लिया है। एक्चुअल में वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जो होती है, जो इस ग्रैंड पा की ग्रैंड डॉटर होती है, यानी कि इसकी डॉटर की डॉटर होती है और जिसे वो फाइंड करा होता है, जिसे स्टेप मॉम लेकर भाग चुकी थी जब वो काफी छोटी थी। तो अब उसे फाइनली अपनी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी खुश होता है और कहता है मैं खुद उसके पास जाऊंगा। अब यहाँ पे जोन से बहाने करी होती है, उन्हें समझाने की कोशिश करी होती है कि किस तरह पुराने जमाने की चीजों से कनेक्ट करके ही वो अपने उस पास में जा सकती है और वो जाने की कोशिश कर रही है। और इतने में असिस्टेंट आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि आप ही लेडी हो और ग्रैंडफादर आपको कब से फाइंड कर रहे थे, आखिरकार आप मिल चुकी हो। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ, यानी कि तुम्हारी मदर का फादर हूँ। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी परमिशन के बगैर किससे शादी कर ली थी और उसके बाद वो उसके साथ भाग गई थी और उसके बाद 25 इयर्स हो गए, मुझे ना तुम्हारी मॉम का पता था ना तुम्हारे बारे में पता था। फिर मैंने फाइंड किया और मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद तुम्हारी स्टेप मॉम तुम्हें लेकर चली गई थी। मुझे तो बाद में पता चला कि तुम एग्जिस्ट करती हो और उस वक्त से मैंने तुम्हें ढूंढना स्टार्ट किया। फिर वो से कहता है कि तुम्हारे हाथ पर जो ये मोल है, ये बर्थ मार्क तुम्हारी मॉम के हाथ पे भी था। अब यहाँ पे इस बारे में प्रिंसेस जैंग को तो कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उससे तो ये पता होता है वो जिस बॉडी में है वो जो है और जो इनकी ग्रैंड डॉटर है। अब यहाँ पर वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि ग्रैंडपा तो बहुत ज्यादा रिच है और वो खुश हो रही होती है कि अब उसे इतना ज्यादा जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो रिच फैमिली में आती है। वो सोचती है कि जैसे जो कि ग्रैंडफादर इतने ज्यादा रिच हैं, इसी तरह मेरे फादर पास में कितने ज्यादा रिच थे और यहाँ पे सर्वेंट बो वगैरह करे होते हैं। तो वो यही सब चीजें सोच रही होती है। और दूसरी तरफ हम जोंगसुक को देखते हैं जो हर तरफ जो को ढूंढ रहा होता है। उसे जो का कुछ पता नहीं चल रहा होता। चैन बताता है कि उसका सिर्फ सेलफोन है, तो वो कहता है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें कहता है मुझे अच्छे से पता है मेरी गर्लफ्रेंड को लॉस्ट करने में आपका ही हाथ है। वो उसे कहती तुम्हें बेसिक मैनर्स होने चाहिए। वो उन पर गुस्सा करा होता है। वो कहती है कि एक लड़की के पीछे इतना ज्यादा चिल्लाना इसकी क्या वजह है। अब वो उसके आगे शर्त रखती है और कहती है कि मुझसे जैंग फैमिली ने कनेक्ट किया है और वो कह रहे हैं कि वो अपनी डॉटर ग्रैंड डॉटर को तुमसे मिलवाना चाहते हैं, तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा। वो ये बात नहीं मान रहा होता है और कहता है कि आप अच्छी तरह जानती हो कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें सिर्फ एक दफा ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे उस फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है। ठीक है तुम बाद में इनकार कर देना, लेकिन एक दफा तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा। असिस्टेंट आके बताता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत सा एक्सपेंसिव चीजें वगैरह मंगवा रहे होते हैं। वो कहती है ये तो बहुत ज्यादा रिच है। वो से कहते हैं अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा तुम शॉपिंग पे खुद चली जाना, मैं तुम्हें कार्ड दे दूंगा जिसमें काफी ज्यादा पैसे होंगे, तुम हर चीज खरीद सकती हो। तो वो कहती है मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको 200 ईयर पहले प्रिंसेस की जो चीजें थी जो कि म्यूजियम में है वो मुझे खरीद के देनी पड़ेगी। वो हंसता है और कहता है कि तुम्हारा ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। दूसरी तरफ मॉम और सन की भी आपस में आर्गुमेंट चल रहा होता है और इतने में हम देखते हैं असिस्टेंट आके बताता है कि उसे जो के बारे में पता चल गया है वो कहाँ है। वो कहता है वो कहाँ है, बट उसकी मॉम कहती है मेरी एक शर्त है, तुम ब्लाइंड डेट पे जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में तुम्हें बता दूंगी। तो वो मान जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ ग्रैंडफादर भी उसे कह रहा होता है कि तुमने ब्लाइंड डेट पे जाना है। तो वो हैरान होती है और कहती है कि मैं अभी आपसे मिली हूँ और आप मुझसे ब्लाइंड डेट की बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है तुम्हें सिर्फ एक दफा ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद बेशक तुम इनकार कर देना क्योंकि बचपन से तुम्हारा रिश्ता हुआ है और मेरी उस फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स हैं। तो इसके लिए तुम एक दफा सिर्फ उससे मिल लो, उसके बाद फिर तुम जो चाहे कि मैं करूंगा, चाहे वो तुम 200 ईयर्स पुराने प्रिंट की चीजों को ही क्यों ना लेना चाहो, मैं तुम्हारे लिए चांद क्या तारे भी तोड़ लाऊंगा। तो वो उसकी शर्त मान लेती है एंड उसके बाद अब वो ड्रेस देख रही होती है और सोचती है मैं सबसे घटिया कौन सा ड्रेस पहनूं कि वो मुझे देखते ही रिजेक्ट कर ले। और वो बहुत फनी सा ड्रेस पहन के नीचे जाकर अलग सी वॉइस में बात करी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नीचे जंगसुक होता है। जंगसुक उसे देखकर हैरान होता है, कहता है तुम यहाँ पे कौन सा प्ले कर रही हो। तो वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कितने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। वो कहती है वैसे तुम्हें ये जगह कैसे पता चली, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह थी, मैं सिर्फ इस टेंशन में था कि किसी ने तुम्हें बेच ही ना डाला हो और उसकी जगह पे तुमसे पैसे ना ले लिए हो। वो से कहता है वैसे तुमने ऐसा गंदा सा ड्रेस क्यों पहना है, क्या तुम किसी की मेड बनी हुई हो इस घर में, क्या तुम मेड हो, क्या तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रही हो। वो कहती है लगता है तुम पागल होके हो। अब यहाँ पर सर्वेंट आके बताती है कि आपने जोंगसुक से मिलना है। वो कहती क्या मतलब। वो दोनों हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे ब्लाइंड डेट पे हो। वो कहता है क्या तुम हो। वो दोनों हैरान होते हैं, कहते ये कैसे हो सकता है, तुम कौन हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, कभी तुम प्रिंसेस बन जाती हो कभी तुम जो बन जाती हो। तो वो कहती है मैं तुम्हें ये बात नहीं
समझा सकती हूँ, ये इतना आसान नहीं है। वो कहता है एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, साफ दिखाई दे रहा है तुम एक नंबर की झूठी हो, अपने आप को प्रिंसेस शो कर रही थी। एक्चुअल में तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी जैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। तो वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ये जो की बॉडी है, इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी, मैं सच में प्रिंसेस जैंग हूँ, मुझे इस फैमिली के बारे में कुछ पता नहीं, वो तो इन्होंने खुद मुझे फाइंड किया है। यहाँ पे जंगसुक को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है मुझे तो नहीं पता था कि जो का और तुम्हारा रिश्ता हुआ था। वो कहता है मुझे भी इसलिए यहाँ पे फोर्सफुली भेजा गया, वरना मैं यहाँ कभी भी ना आता। मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करना चाहूँ तो तुम इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगी। वो कहती है कि हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ ना, अच्छा है मुझे ना ही बताओ, अगर मुझे पता होता कि ब्लाइंड डेट तुम्हारे साथ है मैं तो कभी भी ना आती। अब यहाँ पे जंगसुक गुस्से से जाने लगता है, ग्रैंडपा सामने से आ जाता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया था, आज जैंग ग्रुप के साथ मैंने एक चैरिटी ऑक्शन रखा है तो तुम्हें उस पर जाना पड़ेगा। मैं तुम लोगों के लिए कार प्रिपेयर कराता हूँ, तुम इतनी जल्दी मत जाओ। और फिर यहाँ पर जो कहती है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। वो कहता है वो सरप्राइज तुम्हारे लिए है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। वो कहती है ग्रैंडफादर आप और मैं चलते हैं ना, उसको रहने दो। तो वो कहता है नहीं, तुम्हारे लिए वहाँ पे एक सरप्राइज है, तुम्हें जाके देखना पड़ेगा जो थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे डिमांड की थी, प्लीज क्लॉथ चेंज करके जाना। तो वो कहती है कि ठीक है। उसके बाद वो दोनों ऑक्शन प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वो उससे कहती है मेरा हाथ पकड़ो, मुझे अच्छे वे में लेकर चलो। फिर वो जंगसुक का मूड ऑफ देखकर कहती है तुम्हें क्या लग रहा था, मैं तुम्हारे साथ आना चाह रही थी, ये तो ग्रैंडफादर ने मुझे बहुत फोर्स किया था, वरना मेरा कोई जरूरत नहीं था तुम्हारे साथ आने के लिए। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे भी यहाँ कोई शौक था तुम्हारे साथ आने के लिए। वो उसे कहती है तमीज से बात करो, मैं प्रिंसेस हूँ, मेरी हर बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। और फिर वो उसके साथ चलने लग जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उस ऑक्शन में वो दोनों बॉयज भी होते हैं जो कि पास से आए थे और वो जो पे नजर रखे हुए होते हैं और वो कहते हैं आज हम पास्ट में जाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑक्शन हो रही होती है, एक बहुत ही ह्यूज पर्ल होता है 2000 ईयर पहले प्रिंसेस का, तो वो ऑक्शन में जाना होता है। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा उसे देखकर एक्साइटेड हो रही होती है, एक्चुअल में वो उसकी बर्थडे पे उसके फादर ने उसे दिया था, वो बहुत ही यूनिक पर्ल था। तो यहाँ पर वो ऑक्शन के लिए 70 मिलियन लगाती है, लेकिन उसे इरिटेट करने के लिए जंगसुक जल्दी से 100 मिलियन लगा लेता है। वो गुस्से से उसे देती है और कहती है कि तुम तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने आए थे। तो वो कहता है कि मुझे ये चीज ज्यादा पसंद आ रही है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। और उसके बाद वो 110 मिलियन लगा लेती है, लेकिन वो उसे और ज्यादा 200 मिलियन लगा लेता है। वो 300 मिलियन लगाती है और वो फिर से बढ़ के और ज्यादा उसके लिए बोली लगा लेता है। तो यहाँ पर वो उसे लड़ने लगती है और फाइनल अमाउंट 400 मिलियन लगाती है। तो वो कहता है कि 410 और वो कहता है ये लेडी जितने भी अमाउंट लगाएगी उससे 10 मिलियन मेरे ऊपर ही होंगे। और यहाँ पे जो तो बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है और कहती है तुम पर्पसली मुझे तंग कर रहे हो ना। तो वो कहता है तंग करने की क्या बात, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे ग्रैंडफादर से ज्यादा मैं रिच हूँ। एंड उसके बाद अब आखिरकार जंगसुक वो पर्ल जीत जाता है और चैरिटी के जितने भी पैसे होते हैं वो एक फाउंडेशन में दे देता है स्कूल के नाम पर। तो यहाँ पर जो उससे गुस्से से चली जाती है, जंगसुक वो पर्ल ले लेता है और पर्ल देने वाला और कोई नहीं वही एक बॉय होता है जो कि पास से आया होता है। वो गौर से उसे देख रहा होता है और हंस रहा होता है जैसे उसने कुछ किया हो। अब जंगसुक उसके पास जाता है और उससे कहता है तुम मन में मुझे बहुत सी गालियां दे रही हो ना। तो वो कहती है कि वैसे ये तो मैंने तुम्हारे लिए लिया था, लेकिन जिस तरह तुम मुझे गालियां दे रही हो ना, अब मेरा दिल नहीं करा तुम्हें देने के लिए। वो कहती है क्या वाकई तुम ये मुझे दे रहे हो। तो वो कहता है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुमने तो बताया था तुम्हारे फादर ने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। वो हंसने लगी और कहती है वाकई में। वो कहती है लेकिन इसके मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तो वो कहता है मत देना, ये गिफ्ट है। तो उसके बाद वो उस पर्ल को उठाती है और कहती है अब इसकी मदद से मैं पास्ट में जाऊंगी। जैसे वो पकड़ती है तो उसे वॉमिट सा होने लगता है, वो फेंट हो जाती है। अब उसे डॉक्टर को चेक कराते हैं। ग्रैंडफादर बहुत परेशान होता है कि ये सब क्या हो गया। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि इसे एक अजीब सा पॉइजन दिया गया है, इससे पहले वो पॉइजन नहीं देखा गया। तो वो पूछता है आखिर कब बेहोश हुई थी। तो वो बता देता है कि उस पर्ल को हाथ लगाने के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो वो कहता है ठीक है मैं इसे फॉरेंसिक लैब में चेक करवाता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये सब कुछ क्या है। अब यहाँ पे वो लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। अब उसे हल्का सा होश आता है तो वो कहती है मैं जंगसुक से बात करना चाहती हूँ। अब वो जंगसुक को सारी रियलिटी बता देती है कि कैसे दो बॉयज ने उसे किडनैप किया था, उस दिन उस पर अटैक भी किया था, वो उसे रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं टाइम ट्रेवल की वजह से। तो उन्होंने उसे ये पॉइजन दिया है और पुराने जमाने में पॉइजन के साथ एंटीडोट भी होता था, यानी कि उसका ट्रीटमेंट भी होता था। तो तुम्हें उस बॉयज को ढूंढकर उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उनके पास जरूर होगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं वो एंटीडोट जरूर ढूंढूंगा। तो यहाँ पर अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि एक्चुअल पर्ल उनके पास होता है और उन्हें समझ आ जाती है कि किस तरह जो इस पर्ल के थ्रू वापस से पास में जाना चाह रही थी। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उस पर्ल को लेकर पीछे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अब वो कहते हैं कि वो तो नहीं जा पा रहे। तो ये पर्ल उनके किसी काम का नहीं है, यानी कि ये ट्रिप भी काम ना आया। तो इतने में वहां पर चंद बहाने से गुजरता है और फोन पे बात करते हुए जा रहा होता है कि अगर वो उसे कोई ओल्ड एंटीक देंगे तो वो उसके बहुत ज्यादा पैसे देगा। तो वो दोनों लालच में आ जाते हैं और उसे पर्ल दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें इसके पैसे चाहिए। तो वो कहता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें इसकी काफी ह्यूज अमाउंट दूंगा। तो वो उन्हें कहीं अपने साथ लेके जाने की बात करता है कि मेरे साथ चलो। वो उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ पे कोई भी नहीं होता है। तो वो कहता है कि एक्चुअल में ये पर्ल प्राइसलेस है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक और एंटीक देता हूँ। तो उसके बाद वो दोनों मान जाते हैं और उसके बाद वो उन्हें कहता है हमें ड्रिंक करना चाहिए। जब वो दोनों ड्रिंक कर लेते हैं तो वो उन्हें बता देता है कि एक्चुअल
एक्चुअल में वो तो जो की वजह से यहाँ आए हैं और इस ड्रिंक में उन्होंने पॉइजन मिलाया है। तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास एंटीडोट है तो वो दे दो। जंगसुक भी आ जाता है और उन दोनों को फोर्स करता है कि उन्हें एंटीडोट देना पड़ेगा वरना वो दोनों यहाँ पे मारे जाएंगे, और जब तक वो एंटीडोट लेकर जो को नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगी तो वो दोनों को यहाँ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो लोग कुछ ही देर में मर जाएंगे। वो दोनों डर जाते हैं और जंगसुक को एंटीडोट दे देते हैं। जंगसुक जाके वो एंटीडोट जो को खिलाने की कोशिश करता है, बट जो से वो नहीं खाया जा रहा होता तो वो अपने माउथ में लेकर उसके मुंह में डालता है और उसे होश आ जाता है। तो वो उसे कहता है कि सॉरी, मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है आखिरकार तुम एंटीडोट ले आए ना। वो कहता है तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो कहती है कुछ बेहतर हो रहा है। वो कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी ना। वो कहता है मैं बस यही डर रहा था कि ये रियल एंटीडोट हो। वो कहता है तुम कुछ रेस्ट कर लो, लेकिन उसे कफ होने लगती है। वो कहता है तुम अब तो ठीक हो ना। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और उसे थैंक्स कहती है। वो कहता है तुम्हें थैंक्स करने की जरूरत नहीं, अब से तुम्हारी लाइफ मेरी है, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। अब वो चैन को बता देता है कि एंटीडोट काम का है। तो वो उसे कहते हैं अब हमारा एंटीडोट दो। तो वो हंस के कहता है एक्चुअल में हमने तो तुम्हें पॉइजन दिया ही नहीं था, ऐसा करो लेमन वाटर पी लो, उससे तुम ठीक फील करोगे। चैन भाग जाता है। वो दोनों गुस्सा करने लगते हैं कि उन्होंने बेवकूफ बनाया। एंड उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जंगसुक जो की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। वो कहती है मैं तुम्हें अपने पास के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि प्रिंसेस का पास था। तो वो कहती है जब मैं बहुत छोटी थी मुझे स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिससे मेरे पेरेंट्स को लगा था मेरी डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं जाग चुकी थी। तो वो लोग मुझे लकी समझते थे और उन्होंने मेरी बहुत केयर की। फिर वो कहती है उस टाइम में दो किंगडम थे, एक यू किंगडम था और एक जैंग किंगडम था। तो यू किंगडम ने हम पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा मजबूर हो चुके थे और वार सिचुएशन बन चुकी थी और इस वार को खत्म करना था। तो एक जनरल था जिसका नाम शेन था, तो वो चाह रहा था कि वो जाकर किंग को मारेगा। वो मुझे पसंद करता था, वो नहीं चाहता था कि मेरी शादी यो किंग से हो जाए, वो इस बात को रोकना चाहता था। वो ये बात सुन रही होती है तो वो कहता है कि आप उसकी जगह मुझे भेज दो, मैं इस किंग को मार दूंगा। लेकिन मेरे फादर बहुत मजबूर हो चुके थे ये शादी करने पर और इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैंने सोच लिया था कि मैं उस यो किंग की जान ले लूंगी, क्योंकि मुझे जनरल की भी बहुत ज्यादा फिक्र थी कि मेरी वजह से उसके साथ कुछ बुरा ना हो। फिर वो कहती है कि मैं उसे मारने की नीयत चली गई थी लेकिन मैं फेल्ड हो गई। फिर उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये पर्ल जिसके थ्रू तुम जा सकती हो वो ये है। वो कहती है क्या वाकई मैं इसके थ्रू जा सकती हूँ? तो वो कहता है अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पर मेरे फादर मेरे मदर है, लेकिन यहाँ पर तुम और ग्रैंडफादर हो जो कि जो का बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे, उससे प्यार करते हैं, वो भी उससे प्यार करते हैं और मैं अपनी फैमिली से भी प्यार करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो उसे कहता है कि तुम एक दफा अपने डिसीजन को देख लो। वो पर्ल पकड़ती है और वो एक अजीब सी जगह पे आ जाती है जहाँ पे एक अनजानी आवाज उसे पूछ रही होती है कि उसका क्या डिसीजन है। तो वो उसे कहती है कि मैं अपने फादर को देखना चाहती हूँ। तो वो उसे अपने फादर का दिखाता है जहाँ पे उसका फादर तड़प तड़प के मर रहा होता है अपनी बेटी के लिए, और यहाँ पर वो आवाज से बताती है कि तुम फैसला कर लो क्योंकि तुम्हारे फादर तुम्हारे मरने के बाद खुद भी मर जाएंगे, तो इसलिए तुम्हें फैसला लेना होगा। तो वो फैसला ले लेती है, तड़प रही होती है कि मैं अपने फादर के पास वापस जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने फादर को इस तरह नहीं मरने दूंगी। अब वो वापस आती है और जंगसुक को बताती है अपने फादर की कंडीशन और कहती है मैं हर हाल में वापस जाना चाहती हूँ। जंगसुक को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि मुझे कल हर जगह हर हाल में इस पर्ल के थ्रू पास्ट में जाना है, मेरे पास कल का टाइम है। तो वो कहता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी है। जंगसुक बहुत ज्यादा सैड होकर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे अब वो ग्रैंडफादर के पास आती है जो कि वाइन पी रहा होता है। तो वो उसे रोकती है और कहती है आप ओल्ड एज के हो, क्योंकि उसने जाना होता है। वो अपने ग्रैंडफादर को समझाने लगती है कि आपने अपना ख्याल रखना है। वो कहता है कि आज तुम बहुत बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि आप बुरा फील मत करना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अब यहाँ पे वो मिरर में बात कर रही होती है जो से और कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कैसी हो, लेकिन मैंने तुम्हारी बॉडी को यूज किया है। मुझे इतना विश्वास है कि जब मैं अपनी रियल बॉडी में जाऊंगी तो तुम्हारी सोल इस बॉडी में वापस आ जाएगी और तुम अपनी लाइफ बिता पाओगी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम्हारे पास ग्रैंडफादर और इसके अलावा जंगसुक तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तो तुम उनके साथ अच्छे से रहना। एंड उसके बाद अब वो जा रही होती है, चैन सामने से होता है जो कि उसे उस लोकेशन पे छोड़ने के लिए जा रहा होता है जहाँ से उसने टाइम ट्रेवल करना होता है। तो वो दोनों बॉयज भी उसके पीछे जाते हैं। यहाँ पे वो कहती है कि आखिर जंगसुक उसे क्यों नहीं छोड़ने आया, क्या उसे नहीं पता वो उसका लास्ट डे है? तो वो कहता है वो कुछ बिजी था। वो कहती है उसने मेरे लिए कोई मैसेज तक नहीं भेजा। तो वो कहता है हाँ मुझे याद आया, उसने बिल की अमाउंट भेजी है। वो उसकी बिल की रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि उसने कहा है कि तुमने प्रिंसेस बनकर उसका बहुत ज्यादा खर्चा कराया है, तो हो सके तो अपने ग्रैंडफादर को कह देना ये सारे पैसे उसे ट्रांसफर कर दे। उसे बहुत अफसोस होता है कि जंगसुक कितना बुरा है। अब यहाँ पर वो उस पर्ल को पकड़े हुए होती है, वो दोनों बॉयज उसे देख रहे होते हैं। वो कहती है फाइनली वक्त आ गया है मेरे जाने का, और वो उस पर्ल को पकड़ लेती है और इतने में मैजिक होता है, एक डोर ओपन हो जाता है। तो वो दोनों बॉयज कहते हैं कि इस डोर के थ्रू ही हम पास में जा सकते हैं। जो उन्हें देखकर परेशान होने लगती है। तो वो कहते हैं कि प्रिंसेस तुमने हमारे साथ बहुत खेलिया। अब वो उसे नाइफ मारते हैं कि हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, लेकिन सामने से जंगसुक सेंटर में आ जाता है। एक्चुअल में जंगसुक वहाँ पे चोरी से खड़ा था, वो जो को लास्ट टाइम देख रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसे देख वो इमोशनल हो और जाने से रुक जाए। एनीवेज अब नाइफ उसे
लग जाती है, जो ये देख के काफी परेशान हो जाती है। वो उसे कह रहा होता है कि यही वक्त है, तुम चली जाओ, और वो दोनों बॉयज उस डोर के थ्रू चले जाते हैं पास में। वो कहती है मैं कैसे तुम्हें इस तरह छोड़ के जाऊं? तो वो कहता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें जाना पड़ेगा, अगर तुम नहीं गई तो वो डोर क्लोज हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास दोबारा समय नहीं होगा। वो कहती है मैं नहीं जा सकती, ये पॉसिबल नहीं है, और फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगसुक की जाग होती है, जो उसके ऊपर लेटी होती है। वो हैरान होता है, उसे देख रहा होता है, अब उसकी जाग होती है। तो वो कहता है आखिर तुम क्यों नहीं गई? वो कहती है कि तुम्हें इस हाल में छोड़ के मैं कैसे जाती? वो कहता है क्या तुम वापस नहीं जाना चाहती थी? वो कहती है मैं जाना चाहती थी। तो वो कहता है अब तुम रिग्रेट कर रही हो? वो कहती है हाँ, थोड़ा सा रिग्रेट तो कर रही हूँ। वो कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम्हें वापस जाना है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो कहती है तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम उस दिन वहाँ पर थे लेकिन तुम मुझे गुड बाय करने क्यों नहीं आए, और उसकी जगह चैन को तुमने बिल्स दे दी है, ये तुम क्या करना चाह रहे थे? वो उसे कहता है मैं बस चाह रहा था कि अगर तुम जा भी रही हो तो तुम्हें याद हो तुमने मेरा कितना खर्चा कराया है, तो तुम्हारे दिल में ये बात रह जाती। वो कहती अच्छा तुम्हें इतनी पैसों की परवाह हो रही है, मैं उस पास्ट लाइफ में एक प्रिंसेस हूँ, मैं वो सारे पैसे तुम्हें वैसे भी लौटा देती। वो गुस्से से जाने लगती है। एक्चुअल में हमें तो पता है जंगसुक उसे तंग कर रहा था, वो उसे अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है, तो वो घबराने लगती है। वो कहता है ये तुम्हारे शर्माने का तरीका है? वो कहती है तुम इंजर्ड हो और अभी भी तुम्हें ये हरकतें करने की जान है। अब उसे दर्द हो रहा होता है तो वो डरने लगती है और कहती है अच्छा मूव मत करो, मैं इस पे मेडिसिन लगा देती हूँ। अब वो शर्ट हटाता है तो वो उसे मेडिसिन लगाने लग जाती है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ अपने चाइल्डहुड को शेयर किया, अब मैं भी तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं छोटा था 8 इयर्स का, मेरी मॉम ने डैड से डिवोर्स ले ली थी एंड उसके बाद मैं अपनी मॉम के साथ रहा, लेकिन मेरी मॉम बहुत चेंज हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी, वो एक बिजनेस वुमन थी, वो कभी भी मेरे साथ वक्त नहीं बिताती थी, वो सिर्फ अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने में थी, लेकिन मैं घर में अकेला रहता था। और जब मैं 10 इयर्स का हुआ उन्होंने मुझे बोर्डिंग भेज दिया, मैं अकेला ही अब्रॉड में पढ़ा और स्टडी करने के बाद मैं वापस आया। वो फिर से मुझे स्टडी करने के लिए भेजना चाहती थी, फिर मुझे बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा आता था, मैं फिर इसी वजह से उनके पास वापस नहीं आया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। मैंने उनके बिजनेस को नहीं संभाला, लेकिन अब जब से मैं मेच्योर हुआ हूँ मुझे समझ आ रही है मेरी मॉम ने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की है, मैं हमेशा उन्हें गलत समझता था। वो कहता है क्या मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है? वो कहती है इम्पोर्टेंट ये है क्या तुमने अपनी मॉम को ये सब कुछ बताया? तो वो कहता है वो सारा दिन इतनी बिजी होती है, उनके पास तो टाइम भी नहीं है कि मेरी कोई बात सुन ले। वो कहती है तुम्हें उन्हें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहिए, वो क्यों नहीं अंडरस्टैंड करेंगी? वो कहता है तुम्हें नहीं पता वो किस तरह की मदर है। इसके बाद उसकी मदर आ जाती है, वो उसके लिए वरी होने लगती है कि तुम इंजर्ड थे, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है मैंने तो आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप तो बिजी होती ना अपने काम में। वो कहती है मैं मदर हूँ, क्या मैं पागल हूँ? अपने बेटे का इंजर्ड सुनकर भी मैं अपने काम को वो दूंगी। वो अपनी मॉम को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता है। वो कहती है मेरी कंपनी तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कहती है मुझे देखने दो। तो यहाँ पर जो उन दोनों का तमाशा देखकर हंसने लगती है, तो मॉम कहती है ये कौन है? ये वही गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी, ये यहाँ पर क्या कर रही है? तो वो कहता है एक्चुअल में ये जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, यही जंग फैमिली की एल्डर डॉटर है। वो हैरान होकर खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हारी मदर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तुम तो सेम उन जैसी लगती हो। वो कहती है अच्छा तो तुम दोनों का काफी अरसे से चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे ना? वो दोनों कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो अब पता चला है। तो वो बहुत खुश होती है। वो कहती है अब तो चीजें और ज्यादा हैंडल हो चुकी हैं, तो हमें एंगेजमेंट की प्रिपरेशन करनी चाहिए और इस मैटर को जल्दी से रिजॉल्व करना चाहिए। वो कहती है कि तुम्हारा वो पेंडेंट कहाँ है जो ग्रैंडफादर ने दिया था? तो वो कहती है वो तो ये है। वो कहती है ये हमारी गू फैमिली में हमेशा से चलता आ रहा है, अब ये तुम्हारा हुआ है। ये लड़का कितना इम्पेशेंट था, इसने तुम्हें जल्दी दे दिया। वो कहती है कि अब तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ, फिर तुम्हारी वेडिंग की प्रिपरेशन करनी है, अब हम दोनों की फैमिली वन हो जाएगी। वो कहता है कि चाहे मेरी जो से शादी भी हो जाए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ मैं आपके बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो उसे डांटने लगती है और कहती है कि फिर ये बिजनेस कौन संभालेगा? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है, आखिर तुम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास अब एक ही चॉइस है, वापस और वाइस प्रेसिडेंट बन जाओ। तो यहाँ पर जो कहती है कि आप लोग आराम से बैठ के बात कर लो। वो उन्हें कूल डाउन करती है और कहती है कि जोंगसुक आपसे कुछ कहना चाहता है। वो जोंगसुक को कहती है तुम्हें इनसे बात करनी पड़ेगी। वो कहता है ठीक है, मैं इसकी वजह से आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो कहता है आप हमेशा मुझे सक्सेसर बनाने के चक्कर में रही, क्या आपको अगर भी पता है मेरी लाइफ कैसी बीती है? मुझे हमेशा ऐसा लगता था आपको एक पॉपिट चाहिए, आपको मेरी चॉइस की कोई भी परवाह नहीं, इसलिए मैं आपसे हमेशा स्केप करता रहा, आपने कभी मुझे टाइम नहीं दिया। तो फिर वो अपनी बात समझाती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा कि ऐसा हो, एक्चुअल में मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ, लाइफ ने मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह मुझे सक्सेस पाने के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा है, तुम्हें भी वो सब कुछ करना पड़े। वो अपने बेटे से सॉरी करती है और कहती है मुझे पता है मैं काफी सेल्फिश थी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी, तुमने जो करना है अपनी लाइफ में करो, तुम मुझे बहुत ज्यादा डियर हो। अब उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता है। वो कहती है लेकिन तुम्हें मुझे खुश करना होगा, अब मेरी बेस्ट डॉटर इन लॉ को जल्दी से घर लाना होगा। ग्रैंडफादर भी आ जाता है और वो लोग कहते हैं कि हमें शादी की तैयारी करनी चाहिए। अब यहाँ पर जंगसुक रेडी हो रहा होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रूम बना होता है, चैन आके उसे छेड़ रहा होता है और यहाँ पर जो भी रेडी हो चुकी होती है, तो यहाँ पर जंगसुक उसे आके दिखता है। वो कहती है मैं अभी रेडी नहीं हुई थी, तो वो उसे बस देखता ही रह जाता है और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा है, और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगता
रहता है एंड उसके बाद हम देखते हैं अब उनकी शादी हो रही होती है। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो जंगसुक को किस करती ही है, लेकिन इतने में जो बेहोश होने लगती है और डॉक्टर्स को बुलाया जाता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि अब जो की पास्ट लाइफ में जाग हो जाती है। वो हैरान हो जाती है कि वो वापस आती है। तो यहाँ पे मेड बताती है कि आप 7 डेज और 7 नाइट सोई रही हो। तो वो कहती है इतना लंबा, मुझे तो लग रहा था वो समय कुछ ज्यादा लंबा था, क्या ये सपना था, क्या ये हकीकत नहीं थी। उसका फादर आता है, बहुत खुश होता है कि मेरी बेटी ठीक है। वो कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि एक्चुअल में तुम्हें एरो लग चुका था, लेकिन तुम्हारी जान बच चुकी थी, तुम कोमा में थी और तुम्हारी जनरल शेन ने जान बचाई थी। वो कहती है जनरल शेन अब कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पर वो बताता है कि वो तुम्हारी जान बचाने में मर गया। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा फूट फूट के रोने लग जाती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी ग्रेव पे बैठी भी होती है और रो रही होती है कि ये कैसे हो सकता है, फाइनली मुझे मेरा प्यार मिल रहा था, ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसे कोस रही होती है। इतने में कोई पीछे से आता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि जंगसुक था, जिसने अब पास्ट में टाइम ट्रेवल किया होता है। तो जिसे देखकर वो हंसने लग जाती है। यानी कि पास्ट का जनरल शेन मर चुका था और फ्यूचर की जो मर चुकी थी, और जंगसुक और जो के फ्यूचर में सोल्स थे वो अब एक दूसरे को दोनों पास में मिल चुके हैं। तो गाइस, ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।